हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम एक्सरसाइज 1A सेलिना कंसाइज क्लास 10th फिजिक्स ICSE बोर्ड के न्यूमेरिकल्स आपके सामने लेकर हाजिर हैं। ओके बेटा स्टूडेंट, इस वीडियो में हम इस एक्सरसाइज की बेसिकली न्यूमेरिकल्स जानेंगे। ठीक है, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल एक कॉन्सेप्ट है, आप उसको जान लीजिए जिसकी बुनियाद पे हम अपने न्यूमेरिकल्स करेंगे। जहाँ पर जिस कॉन्सेप्ट की ज़रूरत होगी वहाँ पर वो कॉन्सेप्ट मैं बताता हुआ चलूँगा। ठीक है, कोई अलग सी वीडियो नहीं बना रहा हूँ, पहले आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊँ, क्वेश्चन के साथ ही हम कॉन्सेप्ट को सीखने की कोशिश करेंगे। ओके बेटा, पहला जो कॉन्सेप्ट है उसका नाम है टॉर्क। क्या नाम है? TORQUE, टॉर्क। इसको रिप्रेजेंट करते हैं टाउ से, ऐसे लिखते हैं तो समझ में आता है ये टॉर्क है। ठीक है, ये जे नहीं है, जे समझना, जे आपका पूरा ऐसे होता है, ये थोड़ा हल्का सा है, ऐसे किया और बस ऐसे कर दिया। ठीक है, जे नहीं, ये क्या है? टाउ है। लिखना चाहो लिख लो, इसको क्या पढ़ेंगे? टाउ, TAU, टाउ। ठीक है, देखो टॉर्क बेसिकली क्या होता है? इट इज एंगुलर, एक मिनट, इट इज एंगुलर effect ऑफ फोर्स। इसका मतलब क्या है सर? एंगुलर इफेक्ट ऑफ फोर्स का मतलब क्या है? अगर हम फोर्स को किसी ऑब्जेक्ट पर किसी एंगल पर अप्लाई करते हैं तो उसकी वजह से जो चीज़ हमको देखने को मिलती है उसको टॉर्क कहते हैं। एक बार फिर से, अगर फोर्स को हम किसी एंगल पर किसी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई करें तो हमको जो उसका इफेक्ट देखने को मिलता है वही होता है टॉर्क। ठीक है, इट इज़ द एंगुलर इफेक्ट ऑफ फोर्स। सेकेंड चीज़ क्या है? टॉर्क होता क्या है मैथमेटिकली? ठीक है, तो आप लिखेंगे इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ अप्लाइड फोर्स। इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ अप्लाइड फोर्स, यानी आपने जितने न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया होगा, एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस जानते हो ना? परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री। जिसको नहीं पता है लिख लें यहाँ पर 90 डिग्री। तो टॉर्क बेसिकली क्या होता है बेटा? ये प्रोडक्ट है अप्लाइड फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का। क्लियर है अच्छे से? ये प्रोडक्ट होता है अप्लाइड फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे, ज़्यादा समझ में आएगा। अब देखो, ये हो गया आपका टाउ। F का मतलब फोर्स, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? परपेंडिकुलर डिस्टेंस से। क्लियर है? यूनिट भी देख लो, SI यूनिट क्या होती है? SI यूनिट, फोर्स की SI यूनिट होती है न्यूटन। डिस्टेंस है, चाहे परपेंडिकुलर हो चाहे ना हो, डिस्टेंस की यूनिट क्या होगी? मीटर होगी। तो टॉर्क की SI यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन मीटर। क्लियर है? समझ में आया अच्छे से? इतनी ही चीज़ आप जानिए। ठीक है, इससे हमारे 4 से 5 क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। उसके बाद जिस कॉन्सेप्ट की ज़रूरत होगी हम वहाँ पर आपको वो कॉन्सेप्ट बताया जाएगा। अब देखिए, जैसे इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए, सॉल्यूशन लिख लेते हैं पहले। क्या लिखा है? द मोमेंट ऑफ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। अब देखो, फोर्स की वैल्यू दे दी है 20 न्यूटन। ठीक है, अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट O इज 10 न्यूटन मीटर। अब देखो, जहाँ पर मोमेंट ऑफ फोर्स की बात करेगा ना, जहाँ पर ये चीज़ लिखा रहेगा मोमेंट ऑफ अ फोर्स, इसका मतलब ये टॉर्क कह रहा है। टॉर्क को अलग भाषा में मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं, एंगुलर इफेक्ट ऑफ फोर्स भी कह सकते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स भी कह सकते हैं। ठीक है, मोमेंट ऑफ फोर्स की जहाँ पर बात कर दिया, इसका मतलब वो वहाँ पे टॉर्क की बात कर रहा है। टॉर्क कितना दिया है? 10 न्यूटन मीटर। लिख लो, टॉर्क यहाँ पर कितना दिया है? 10 न्यूटन मीटर। ओके, आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट O फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपसे पूछ रहा है। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? F इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके,
टाउ कितना दिया है यहाँ पे 10 दिया है, फोर्स कितना दिया है 20 दिया है, इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, 20 को इधर शिफ्ट कर दो तो 10/20 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्लियर है? 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, 1/2 यानी 1 को 2 से डिवाइड करना है। डिवाइड करोगे आंसर कितना आएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस का 0.5 मीटर आएगा। तो यहाँ पे आप लिख लो कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आया है आपका, ठीक है, वो कितना आ गया आपका, वो आ गया आपका 0.5 मीटर। और आपसे क्वेश्चन में यही चीज़ पूछ रहा था। आप चाहो तो स्टेटमेंट में भी लिख सकते हो, ठीक है, कि द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ओ फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स इज 0.5 मीटर। क्लियर है? आप ऐसे भी लिख सकते हो। ओके, चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए क्या लिखा है, लिखा है अ नट इज ओपनड बाय अ रेंज ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर। इफ द लीस्ट फोर्स रिक्वायर्ड इज 10 न्यूटन, फाइंड द मोमेंट ऑफ फोर्स नीडेड टू टर्न द नट। आसान क्वेश्चन है बेटा, समझेंगे। देखिए सॉल्यूशन कह रहा है एक नट को ओपन करना है, ठीक है, एक नट को ओपन करना है जिसकी रेंज ऑफ लेंथ कितनी है 25 सेंटीमीटर। यहाँ पर बेसिकली आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे दिया गया है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना दिया है बेटा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पर कितना दिया है आपको, आपको दिया है 25 सेंटीमीटर। अब देखो सेंटीमीटर में दिया है, डिस्टेंस हमेशा एसआई यूनिट में हम मीटर में लेते हैं, सेंटीमीटर में नहीं लेंगे। तो पहले इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे करेंगे, 100 से डिवाइड करके, जाहिर सी बात है, ठीक है। ये 1 बार में गया, ये 4 बार में गया, 25 1 जा 25 4 जा, आंसर कितना आ गया 1/4 मीटर। अब चाहे 1/4 लिखो, चाहे इसको आप डेसिमल में लिख दो, 0.25 मीटर, ये आपके ऊपर है, ठीक है। फोर्स की वैल्यू भी दे दी है, एफ की वैल्यू कितनी दी है 10 न्यूटन दे दी है। आपसे पूछ क्या रहा है मोमेंट ऑफ फोर्स। मैंने अभी बताया था कि मोमेंट ऑफ फोर्स कहीं पे भी आपको दिख जाएगा तो इसका मतलब क्या है, ये टॉर्क के बारे में पूछ रहा है। टॉर्क पता कर लेंगे, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्लियर है? फोर्स कितना दिया है 10 दिया है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा यहाँ पे 1/4, ठीक है, 2 5 जा 2 2 जा, टाउ कितना आ जाएगा 5/2, 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो टाउ कितना आ जाएगा, यानी टॉर्क कितना आ जाएगा 2.5, यूनिट क्या होती है न्यूटन मीटर। क्लियर है? समझ में आया अच्छे से? ओके, चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, समझेंगे। देखिए क्या लिखा है, लिखा है अ व्हील ऑफ डायमीटर 2 मीटर इज शोन इन फिगर बिलो विद एक्सेल एट पॉइंट ओ। ये आपका पॉइंट ओ है। इस व्हील का जो डायमीटर है वो आपको दिया हुआ है 2 मीटर। डायमीटर का मतलब है कि इस एंड से लेकर के इस एंड तक की लेंथ आपको दी है, जो कि सेंटर से होती हुई जाएगी, ठीक है। अ फोर्स ऑफ 2 न्यूटन इज अप्लाइड एट बी। 2 न्यूटन का फोर्स बी पर अप्लाई किया जा रहा है इन द डायरेक्शन शोन इन फिगर, यानी इस साइड अप्लाई किया जा रहा है, ठीक है। कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट द सेंटर ओ। ओ के अबाउट कितना मोमेंट ऑफ फोर्स होगा और ए पॉइंट के अबाउट कितना मोमेंट ऑफ फोर्स होगा, हमको ये चीज़ बतानी है। कर लेंगे, देखो आसान है, कैसे करेंगे। सॉल्यूशन समझो पहले, सेंटर ओ के अगर अबाउट हम मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना चाहेंगे तो उसमें एफ की वैल्यू तो 2 ही न्यूटन रहेगी, लेकिन जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना वो हम बी से लेकर ओ तक कर लेंगे, यानी सिर्फ इतना सा डिस्टेंस लेंगे। और अगर डायमीटर 2 मीटर है तो बी ओ यहाँ पर क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। रेडियस डायमीटर का आधा होता है, डायमीटर 2 है तो रेडियस कितना हो जाएगा 1 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो बी ओ यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 मीटर आ जाएगा। तो बी ओ यहाँ पर कितना आ गया 1 मीटर। कैसे आया, समझ में आया ना। बी ओ आपका रेडियस है, रेडियस डायमीटर का हाफ होता है, डायमीटर 2 है, 2 को 2 से डिवाइड करोगे 1 आ जाएगा, ठीक है।
समझ में आया अच्छे से। F की वैल्यू भी दी हुई है, F की वैल्यू कितनी दी हुई है, 2 न्यूटन दी हुई है। मोमेंट ऑफ फोर्स निकाल लो, टाउ निकाल लो सेंटर O के अबाउट, टाउ निकाला है हमने सेंटर O के अबाउट, तो F इंटू में BO हो जाएगा, BO आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। एक चीज़ और समझ लो, ये जो आपका रेडियस है ना, ये टेंजेंट के हमेशा परपेंडिकुलर होती है। कहोगे सर टेंजेंट क्या है ये बताइए। अगर कोई लाइन सर्किल को सिर्फ एक पॉइंट पर टच करते हुए निकल जा रही है ना, तो उसको आप टेंजेंट कहते हो। जैसे यहाँ पर अगर इस लाइन की बात की जाए, इस सर्किल को अगर आगे, अब जाहिर सी बात है रोटेट करेगी तो आगे निकलेगी ही, ये यहाँ पे इसको रोटेट करेगी, फोर्स तो लगा ली लेकिन रोटेट कर देगी, ठीक है। तो जाहिर सी बात है ये आगे निकल ही जाएगी लाइन, तो ये टेंजेंट बन जाएगी। और ये आपका रेडियस है, तो रेडियस और टेंजेंट के बीच में हमेशा एंगल 90 डिग्री का होता है। तभी तो हमने यहाँ पर BO रखा है। BO क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, ठीक है। अच्छा, फोर्स दिया हुआ है 2 न्यूटन, BO की वैल्यू है 1, आंसर कितना आ गया, 2 न्यूटन मीटर। अच्छा, डायरेक्शन भी लिखना होगा, तो ये तो इसको ऐसे रोटेट करेगी इस साइड, यानी यहाँ पे जो डायरेक्शन होगा वो ऐसे होगा। ये कौन सा डायरेक्शन है ज़रा बताइए, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है? ये क्लॉकवाइज है, क्योंकि क्लॉक ऐसे ही चलती है, ठीक है, 12 1 2, तो ये ऐसे ही चलेगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्लॉकवाइज, समझ रहे हो कि नहीं। अच्छा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन को नेगेटिव दिखाती है ये साइन एंड कन्वेंशन के हिसाब से, ठीक है। तो अगर चाहे तो 2 न्यूटन मीटर और क्लॉकवाइज लिख दो, चाहे -2 न्यूटन मीटर लिख दोगे तो इसका मतलब भी समझ में आ जाएगा कि ये क्या है, आपका क्लॉकवाइज है। क्लियर है अच्छे से, ओके। अब देखिए सेकंड वाला, देखिए पॉइंट A के अबाउट करना है। अब जब पॉइंट A के अबाउट करना है तो इस बार हम कौन सा डिस्टेंस लेंगे, देखो B पर फोर्स अप्लाई हो रहा है पॉइंट A के अबाउट, तो यहाँ पर हम डिस्टेंस क्या लेंगे, BA लेंगे। और BA आपका डायमीटर है, डायमीटर कितना दिया है, 2 मीटर दिया है, तो BA कितना हो जाएगा, 2 मीटर। फोर्स इस केस में भी 2 न्यूटन का लग रहा है, ठीक है। तो आप टाउ निकाल लोगे किसके, पॉइंट A के अबाउट, पॉइंट A, ठीक है। तो हो जाएगा F इंटू में BA, F कितना दिया है, 2 दिया है, BA भी 2 दिया है, तो ये हो जाएगा 4 न्यूटन मीटर। अब देखो A के अबाउट अगर करेंगे तो A ये यहाँ तक आएगा, फिर ये इधर ही डायरेक्शन रहेगा ऐसे, क्योंकि ये ऐसे रोटेट करेगा ना, तो A के अबाउट भी इधर ही डायरेक्शन रहेगा। समझ रहे हो कि नहीं, पहले ये बताओ। तो ये भी कौन सा डायरेक्शन है, ये भी आपका क्लॉकवाइज है। यहाँ पर 6 होगा, यहाँ पर 7 होगा, यहाँ पे 8 होगा, तो ये भी तो क्लॉकवाइज जा रहा है ना, तो यहाँ पे लिख दो क्लॉकवाइज। क्लियर है। अब क्लॉकवाइज को हम नेगेटिव साइन के साथ डोनेट करते हैं तो हो जाएगा -4 न्यूटन मीटर। क्लियर है अच्छे से, ओके। चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए क्या लिखा है, लिखा है द डायग्राम इन फिगर शोज 2 फोर्सेस F1 इज इक्वल टू 5 न्यूटन, F1 5 न्यूटन है, F2 आपका 3 न्यूटन है, एक्टिंग एट पॉइंट A पर और पॉइंट B पर रिस्पेक्टिवली एक्ट कर रहा है, सच दैट OA आपका 2 मीटर है, OB आपका 4 मीटर है। आपसे पहली चीज़ क्या पूछा है, मोमेंट ऑफ फोर्स F1 यानी टॉर्क पूछा है अबाउट O पॉइंट के अबाउट, F1 का एंगुलर इफेक्ट क्या होगा, तो निकाल लेते हैं, ठीक है। यहीं पे निकालता हूँ मैं फर्स्ट पार्ट, F1, ठीक है, अबाउट O, समझ जाना शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। F1 का मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना है अबाउट O, क्या हो जाएगा F1 इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे क्या होगा, AO होगा, ठीक है। तो ये हो गया 5 इंटू में 2, कितना हो जाएगा 10 न्यूटन मीटर। अब देखना बेटा, अब देखिएगा समझिएगा अच्छे से, यहाँ पर समझना, यहाँ पर आपका डायरेक्शन क्या होगा, क्योंकि F1 के थ्रू कर रहा है और O के अबाउट करना है, यानी इधर जाएगा ये,
F1 से O जा रहे हो ना, तो यानी ऐसे जाओगे। ये कौन सा डायरेक्शन बताइए ज़रा, आप बताइए ये कौन सा डायरेक्शन है? ये तो आपका एंटी क्लॉकवाइज है, क्योंकि जैसे घड़ी चलती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे चलेगा, तो ये क्या हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, समझ में आया? एंटी क्लॉकवाइज को हम प्लस के साइन से दिखाते हैं, तो प्लस 10 न्यूटन मीटर लिखोगे तो ये समझ जाना कि ये डायरेक्शन कहाँ है? एंटी क्लॉकवाइज है। सेकेंड पार्ट करते हैं, टाउ F2 के अबाउट, यानी F2 फोर्स का मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना है, और O के अबाउट। तो F2 ये है, O ये है, ठीक है। यहाँ पे F2 इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे क्या होगा? BO हो जाएगा, ठीक है। F2 कितना है? 3 है, BO कितना है? 4 है, आंसर कितना आया? 12 न्यूटन मीटर। अब F2 से O की तरफ चलेंगे, F2 ये है, O ये है, तो डायरेक्शन इस बार कैसी रहेगी? ऐसी रहेगी। ये कौन सा डायरेक्शन है बताइए? ये तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया, समझ में आ रहा है कि नहीं? ये कौन सा डायरेक्शन हो गया? क्लॉकवाइज हो गया, तो यहाँ पर क्लॉकवाइज लिख दो, क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज को हम माइनस साइन के साथ डिनोट करते हैं, तो हो जाएगा -12 न्यूटन मीटर। क्लियर है? समझ में आया? अब देखिए टोटल फोर्स पूछ रहा है, तो टोटल फोर्स में क्या करेंगे? टोटल मोमेंट ऑफ द फोर्स अबाउट O, टोटल, अच्छा टोटल फोर्स नहीं पूछेगा, जाहिर सी बात है, टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स पूछेगा पॉइंट O के अबाउट। तो दोनों को बेसिकली क्या करेंगे? जो भी इनके रिस्पेक्टिव साइन है दोनों को प्लस कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो थर्ड वाला देखिए, टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है, अबाउट O कितना हो जाएगा? +10 न्यूटन मीटर माइनस में 12 न्यूटन मीटर, आंसर कितना आ जाएगा? -2 न्यूटन मीटर। माइनस साइन का मतलब क्या होता है? क्लॉकवाइज है, तो फाइनल आंसर कितना आ गया? 2 न्यूटन मीटर का नेट आपका मोमेंट ऑफ फोर्स होगा, डायरेक्शन क्या होगा? क्लॉकवाइज। क्लियर है अच्छे से? ओके, चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, समझेंगे थोड़ा सा। देखिए क्या लिखा है, 2 फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन एक्ट वर्टिकली अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। अच्छा, एक वर्टिकली अपवर्ड कर रहा है, एक वर्टिकली डाउनवर्ड कर रहा है, ठीक है, समझना बेटा। एट द, क्या लिखा है? एट द 2 एंड A and B ऑफ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ 4 मीटर विच इज पाइवेटेड एट इट्स मिड पॉइंट O as shown in figure. Determine the magnitude of the resultant moment of force. यहाँ पर भी समझ लीजिए टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स पूछ रहा है, रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है, ऑफ फोर्सेस अबाउट द पाइवेट पॉइंट O। अच्छा, अब देखिए टोटल डिस्टेंस कितना दिया है? टोटल डिस्टेंस कितना दिया है? 4 मीटर। अभी O जो है वो आपका पाइवेट है। अच्छा, पाइवेट जो होता है आपको ध्यान रखना है कि जो रॉड होता है ना उसका पाइवेट सेंटर में आता है। उसका पाइवेट कहाँ आता है? सेंटर में आता है, ठीक है। तो यानी अगर पूरा 4 मीटर दिया है, तो अगर इसको पॉइंट A मान लें और इसको पॉइंट B मान लें, तो AO कितना हो जाएगा? 2 मीटर हो जाएगा। BO कितना हो जाएगा? ये भी आपका 2 मीटर हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया? यानी एक बात समझना है, यूनिफॉर्म रॉड के लिए जो उसका वेट है वो उसके मिड पॉइंट पर एक्ट करता है। या तो ऐसा समझ लो कि अगर पाइवट दिया है, यूनिफॉर्म रॉड दिया है, तो पाइवट हमेशा सेंटर में होगा, ठीक है। यहाँ पर सेंटर में देखो बनाया भी गया है, इससे प्रीवियस क्वेश्चन में देखो, इसके प्रीवियस क्वेश्चन में जहाँ पर पाइवट था वहाँ पे बता दिया था कि सेंटर में नहीं है, और यहाँ पर तो सेंटर में बना के भी दे दिया है, तो आप उस तरीके से दिमाग यहाँ पर अपना लगा सकते हो। क्लियर है अच्छे से? चलिए निकाल लेते हैं सॉल्यूशन। आसान क्वेश्चन है, देखो आप यहाँ पे टाउ निकालोगे, टॉर्क, ठीक है, O के अबाउट कहाँ से? इसको F1 मान लो और इसको F2 मान लो, ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड भले सेम है, तो F1 फोर्स का निकालोगे पॉइंट O के अबाउट, तो हो जाएगा फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस AO हो जाएगा, तो 10 इंटू में 2, ये हो जाएगा 20 न्यूटन मीटर। अच्छा बेटा डायरेक्शन क्या होगा पहले ये बताओ। F1 से जब O की तरफ आओगे यानी इधर आओगे,
डायरेक्शन ऐसे होगा, ऐसे होगा ना, डायरेक्शन ऐसे होगा। ऊपर देखो बना दे रहा हूँ, डायरेक्शन ऐसे होगा। ये कौन सा डायरेक्शन है? ये आपका क्लॉकवाइज है, ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं? ये आपका डायरेक्शन कौन सा है? ये आपका डायरेक्शन है क्लॉकवाइज। ओके, लिख लो क्लॉकवाइज। क्लियर है ना? चलिए अब नेक्स्ट वाला देखिए। अब दूसरे में भी हमको टॉर्क निकालना है, यानी मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना है F2 फोर्स का पॉइंट O के अबाउट। तो ये हो जाएगा F2 जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है, इनटू में BO जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। F2 आपका 10 है, BO भी आपका 2 है, आंसर कितना आ जाएगा 20 न्यूटन मीटर। डायरेक्शन देख लेते हैं, F2 से पॉइंट O की तरफ जा रहे हैं, यानी ये डायरेक्शन होगा। ये डायरेक्शन कौन सा होगा बताओ? ये डायरेक्शन होगा आपका क्लॉकवाइज, ठीक है। अब हमको जो है रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ फोर्स चाहिए था, यानी रिजल्टेंट टाउ चाहिए था, रिजल्टेंट टाउ हमको चाहिए था। तो दोनों को प्लस कर देंगे, 20 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज में और प्लस में 20 न्यूटन मीटर। तो आंसर कितना आ जाएगा 40 न्यूटन मीटर। डायरेक्शन क्या होगा? क्लॉकवाइज होगा। अच्छा, यहाँ पे और चीज़ चाहते हो तो समझ लो, एक चीज़ समझ लेना, क्लॉकवाइज में माइनस साइन होता है ना, तो ये हो जाएगा -20 न्यूटन मीटर। और ये भी हो जाएगा आपका, यहाँ पर भी क्लॉकवाइज है तो ये भी हो जाएगा -20 न्यूटन मीटर, ठीक है ना। तो -20 ऐसे कर लो, ज़्यादा बेहतर रहेगा। वरना तो ऐसे समझो कि दोनों क्लॉकवाइज है तो सिंपली ऐड कर दिया। अगर एक क्लॉकवाइज होता तो एक एंटी क्लॉकवाइज होता, तब कैसे करते? तब दोनों को माइनस करते और यहाँ पर डायरेक्शन वो लिखते जो डोमिनेट करता अपनी वैल्यू में, ठीक है ना। ऐसे कर लो, ज़्यादा बेहतर है। ये आ जाएगा आपका -40 न्यूटन मीटर। इसको काट दो अभी, ठीक है, -40 न्यूटन मीटर आ गया है। अब जब लिखोगे 40 न्यूटन मीटर और माइनस साइन किसके लिए इंडिकेट होता है? क्लॉकवाइज के लिए। अब ऐसे लिख लो, ये तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है क्लास 10th में हो, मैथ तो आती है अच्छे से, प्लस माइनस में कन्फ्यूजन तो होगा नहीं, क्लास 10 तक आ गए हो तो ऐसे करो, ज़्यादा बेहतर है। वरना ऐसे भी कर सकते हो, बस फिर ये ध्यान रखना कि अगर दोनों क्लॉकवाइज हैं तो सिंपली ऐड करके क्लॉकवाइज लिख दो, दोनों एंटी क्लॉकवाइज हैं तो सिंपली ऐड करके एंटी क्लॉकवाइज लिख दो। लेकिन अगर एक क्लॉकवाइज होता और एक एंटी क्लॉकवाइज होता तो आपको कुछ नहीं करना है, डिफरेंस निकालो दोनों का, यानी बड़ी वैल्यू में से छोटी वाली वैल्यू माइनस करो, जो आंसर आएगा वो लिखो, और जिसकी वैल्यू बड़ी होगी उसी का डायरेक्शन लिख दो। ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए इसके बाद स्टूडेंट अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो स्टूडेंट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 हमसे हमारा क्या कह रहा है। लिखा है फिगर शोज 2 फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन एक्टिंग एट पॉइंट A एंड B एट अ सेपरेशन ऑफ 50 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका पॉइंट A है, ये आपका पॉइंट B है, ठीक है। इन अपोजिट डायरेक्शन कैलकुलेट द रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ 2 फोर्सेस अबाउट द पॉइंट A, B एंड O सिचुएटेड एग्जैक्टली एट द मिडिल ऑफ द 2 फोर्सेस। आसान क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा समझेंगे, ठीक है। कह रहा है पॉइंट A पर इन दोनों फोर्सेस का मोमेंट ऑफ फोर्स बताओ, यानी इन दोनों फोर्सेस का एंगुलर इफेक्ट बताओ। पॉइंट B पर भी इन दोनों फोर्सेस का एंगुलर इफेक्ट बताना है, और पॉइंट O पर भी इन दोनों फोर्सेस का एंगुलर इफेक्ट आपको बताना है। आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन देखो यहाँ पे, सॉल्यूशन, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखो कि रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ फोर्स, रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है, अबाउट ए पॉइंट के अबाउट रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ फोर्स हम पता लगा रहे हैं। कैसे पता लगाएंगे ज़रा देखिए। अब देखिए, जब हम ये वाला फोर्स लेंगे, समझिएगा, जब हम ये वाला फोर्स लेंगे ना, तो ये वाला फोर्स तो 10 न्यूटन है, इसको आप F1 कह दो, इसको F2 कह दो समझने के लिए। F1 तो 10 न्यूटन होगा, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। अब एक चीज़ समझना, ये दोनों एक लाइन में आ रहे हैं, ये दोनों एक लाइन में आ रहे हैं, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम कितना लेंगे, 0 लेंगे, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। जब भी आपका पॉइंट और फोर्स जो अप्लाई हो रहा है वो एक पॉइंट में आएगा या एक लाइन में आएगा, तो उसका आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 लेंगे, ठीक है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या लेंगे आप,
परपेंडिकुलर डिस्टेंस F1 के लिए कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है। प्लस में F2 मतलब ये वाला फोर्स इनटू में, अब यहाँ से लेके पॉइंट ए तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको गिवन है, कितना गिवन है, 50 लिख लिया। समझ रहे हो ना। अब वैल्यू रख दो, ये हो जाएगा 10 इंटू में 0 प्लस में F2 की वैल्यू कितनी है, 10 है, इंटू में 50। अब एक चीज़ और समझना, ये 50 सेंटीमीटर था, लिख लो चाहे 50 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर में तो हम लेते नहीं हैं, मीटर में कन्वर्ट करते हैं, तो क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे। क्लियर है। 10 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो पूरा 0 हो गया, इसको सॉल्व कर लो, 0 से 0 गया, ये 0 से ये 0 गया। 1 को 5 से मल्टीप्लाई करा देंगे, 5 आ जाएगा। 0 + 5 आंसर कितना आ जाएगा, 5 न्यूटन मीटर। अच्छा, डायरेक्शन कौन सा रहेगा, इसका तो 0 हो गया, F1 की वजह से जो टॉर्क लग रहा था वो तो 0 हो गया, तो इसकी तो हम बात ही नहीं करेंगे। F2 की वजह से जो टॉर्क लगेगा पॉइंट ए पर, उसकी बात करेंगे। तो ये तो इस साइड लगेगा ना, इधर। ये कौन सा डायरेक्शन होगा, ऐसे करके क्लॉकवाइज होगा ना, तो कॉमा क्लॉकवाइज लिख दो। समझ रहे हो बेटा कि नहीं। ओके, चलिए इसके बाद देखिएगा बेटा, अब हम रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट पॉइंट बी निकालेंगे। ठीक है, लिख लीजिए, यहाँ पे आप लिखेंगे रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट बी। अब हम बी पॉइंट के अबाउट रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ फोर्स निकालेंगे। पॉइंट बी लिखिए यहाँ पर, ए का तो निकाल चुके हैं। अब देखो पॉइंट बी ये है, इसमें एक तो F2 की वजह से लगेगा, तो F2 इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो जाएगा। अब फिर वही चीज़, F2 और B एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 हो जाएगा। प्लस में अब एक F1 की वजह से लगेगा, F1 इंटू में F1 से B तक का डिस्टेंस कितना होगा, ये होगा। और ये डिस्टेंस कितना दिया है, नीचे देखो कितना दिया है, 50 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, तो 50 सेंटीमीटर। अब देखो F2 की वैल्यू 10 है, इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 हो जाएगा, प्लस में F1 की वैल्यू 10 है, 50 सेंटीमीटर में तो लेंगे नहीं, मीटर में लेंगे, तो 100 से डिवाइड कर देंगे। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। 1 0 से 1 0 यहाँ कैंसिल आउट हुआ। ठीक है ना, इसको अलग सॉल्व करेंगे, इसको अलग, और 1 0 से 1 0 यहाँ कैंसिल आउट हुआ। 10 को 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 0 आएगा। 1 को 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 5 आएगा। फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 5 न्यूटन मीटर, कॉमा में क्लॉकवाइज। क्लियर है, समझ में आया। अब देखो बेटा, आप पार्ट ए और पार्ट बी कर चुके हो, अब पार्ट थर्ड करना है। क्या लिखा है, अब हमको पॉइंट ओ के अबाउट निकालना है। तो बेटा पॉइंट ओ के अबाउट देखो, समझना थोड़ा सा। पॉइंट ओ के अबाउट दो फोर्स एक्ट करेंगे, F1 और F2। पॉइंट ओ से F1 तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। अरे जब पूरा कितना है, जब पूरा 50 है और पॉइंट ओ एकदम मिडिल में है, देखो दो फोर्सेस के एकदम मिडिल में है, तो दो फोर्सेस के बीच का डिस्टेंस कितना है, 50 सेंटीमीटर है। इसके एकदम मिडिल में है, यानी 25 सेंटीमीटर पे होगा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों ही केस में कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। रिजल्टेंट कितना होगा, अरे फोर्स कितना होगा, 10 और 10 न्यूटन। तो निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखो कि रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है, अबाउट ओ। अब एक चीज़ समझ लो, दोनों का डायरेक्शन पहले ही पता कर लो, दोनों का डायरेक्शन पहले ही पता कर लो, मतलब पता रहना प्लस करना है कि माइनस करना है। देखो F1 से O की तरफ आओगे ऐसे, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगा ऐसे करके। ठीक है, और समझो F2 से O की तरफ जाओगे ऐसे, F2 से O की तरफ जाओगे तो ये भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगा। जब दोनों क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो इसका मैग्नीट्यूड जो भी होगा हम उसको प्लस कर देंगे। ठीक है, अब देखो F1 आपका फोर्स हो गया,
यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी, 25 सेंटीमीटर होगी। 25 अपॉन में 100 कर देंगे, मीटर में लेना है ना, प्लस में F2 इंटू में F2 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी, ये भी आपका 25 सेंटीमीटर होगी। मीटर में लेना है तो 100 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। वैल्यू रख दो आप, 10 इंटू में 25 अपॉन में 100 प्लस में 10 इंटू में 25 अपॉन में 100, ठीक है। अब देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हुआ, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हुआ। 25 अपॉन 10 है, पीछे से एक गिनती के बाद पॉइंट लगा देंगे तो 2.5 प्लस में 2.5 आ जाएगा। यहाँ भी देखो एक गिनती के बाद पीछे से पॉइंट लगा देंगे, दिखाई दे रहा है ना बेटा। तो इसका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 5 न्यूटन मीटर। और अभी मैंने बताया था कि दोनों ही केस में डायरेक्शन क्या आ रहा था, क्लॉकवाइज आ रहा था। तो जो रिजल्टेंट होगा उसका भी डायरेक्शन क्या होगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? ओके, ये अच्छा क्वेश्चन था। ओके, चलिए इसके बाद बेटा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, समझेंगे थोड़ा सा। यहाँ पे क्या लिखा है देखो, हाँ, स्टीयरिंग व्हील ऑफ डायमीटर 0.5 मीटर इज रोटेटेड एंटी क्लॉकवाइज बाय अप्लाइंग 2 फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 6 न्यूटन। ड्रॉ अ डायग्राम टू शो दैट एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेस एंड कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ फोर्सेस अप्लाइड। अब देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। एक स्टीयरिंग व्हील है जिसका डायमीटर 0.5 मीटर दिया हुआ है। तो स्टीयरिंग व्हील तो बना ही लोगे, चलिए साइड में बना लेते हैं, ऐसे गोल गोल होती है, ठीक है। अब देखो स्टीयरिंग व्हील कुछ इस टाइप की रहती है, ऐसे करके, ठीक है। अब देखो इसका डायमीटर कितना दिया है, 0.5 मीटर। डायमीटर का मतलब होता है अगर इस पॉइंट को आप सेंटर ले लो तो एक पॉइंट से लेकर के सर्किल के सरकमफ्रेंस पे दूसरे पॉइंट तक कितना हो जाएगा, 0.5 मीटर। और जो ये वाला पॉइंट है सेंटर से लेके सर्किल के सरकमफ्रेंस तक का, इसको आप रेडियस कहते हो। और जो रेडियस होता है ना वो डायमीटर का आधा होता है। अगर डायमीटर 0.5 है तो रेडियस कितना हो जाएगा, 0.25 हो जाएगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। अब देखो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमको फोर्स अप्लाई करना है, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर देंगे बेटा, क्या दिक्कत है, ठीक है। अब देखो 2 फोर्सेस अप्लाई करने हैं जिसका मैग्नीट्यूड होगा 6 न्यूटन का। तो एक फोर्स यहाँ से अप्लाई करो ऐसे, एंटी क्लॉकवाइज में करना, ये बात ध्यान रखना। आप इधर से करोगे ना तो ये एंटी क्लॉकवाइज ही जाएगा। एक मिनट, एंटी क्लॉकवाइज जाएगा कि क्लॉकवाइज जाएगा? नहीं, ये तो क्लॉकवाइज जा रहा है बेटा, एंटी क्लॉकवाइज जाना है। तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब इधर से हम करेंगे तभी तो एंटी क्लॉकवाइज जाएगा ना। मतलब समझो, इसको थोड़ा सा कुछ करना नहीं है, बस आपको डायरेक्शन ऐसे कर देना है। यानी एक फोर्स आप ऐसे लगाओगे, अरे तभी तो ये एंटी क्लॉकवाइज जाएगा ना। ऐसे लगा दे तो क्लॉकवाइज चला जाता है। क्लॉकवाइज का मतलब है कि जैसे घड़ी चलती है, ऐसे लगा दे तो कैसे जाता है, 1 बजता, 2 बजता, 3 बजता, तो ये तो क्लॉकवाइज हो जाता है। जब ऐसे करोगे ना तो ये एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। एक डायरेक्शन ऐसे रहेगा और एक डायरेक्शन आप इधर से अप्लाई कर दो ऐसे, तो भी ये ऐसे इस टाइप से, एक ऐसे जाएगा और एक ऐसे जाएगा। दोनों ही ये F1 मान लो, F1 मान लो 6 न्यूटन का है। मानना क्या है, दिया हुआ है कि दोनों फोर्स बराबर है, 6 न्यूटन का। ओके, तो F2 भी कितना हो जाएगा, 6 न्यूटन हो जाएगा। क्लियर है? अब एक चीज़ और समझिएगा आप, डायमीटर आपको 0.5 मीटर दिया है, तो ये जो डिस्टेंस है ना, ये रेडियस है और ये आपका सरकमफ्रेंस है। रेडियस और सरकमफ्रेंस के बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप इसी को लोगे, ये भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और ये भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। क्लियर है? समझ में आया? ओके। अब जाहिर सी बात है यहाँ से टेंजेंट गुजरेगी तभी उस पर 90 डिग्री होगा। अब ये मत कहना कि सर बाउंड्री और रेडियस के बीच में कैसे एंगल हो जाएगा। यहाँ से जब आप कोई लाइन गुजारोगे ना, तो जो लाइन गुजारोगे आप जब यहाँ से कोई लाइन ऐसे, तो इसको टेंजेंट कहेंगे। टेंजेंट और रेडियस के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, ये आपका रूल है, ठीक है। चलिए अब मोमेंट ऑफ फोर्स निकाल लेते हैं। इस पॉइंट को कुछ मान लेते हैं। चलिए इस पॉइंट को फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, इसको ओ मान लो। ओ तो दिया ही हुआ है, चलिए इसको काट दीजिए, ये ए हो जाएगा। और यहाँ से आप कुछ मान लो, इसको ऐसे ऐसे करके, ठीक है, ये 90 डिग्री पे, इसको पॉइंट बी मान लो, ठीक है। सॉल्यूशन देखो, डायग्राम समझ गया कि नहीं?
ये मैंने 90 डिग्री भले लिख दिया है, लेकिन ये उस वक्त का है जब यहाँ से आप टेंजेंट ऐसे गुजारोगे, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। अब देखिए कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ फोर्सेस अप्लाइड। मोमेंट ऑफ फोर्सेस अप्लाइड यानी ले दे के आपसे क्या कह रहा है, नेट फोर्स मांग रहा है, ठीक है। तो आप लिखोगे रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है। चलिए निकाल लेते हैं। F1 इंटू में F1 जहाँ अप्लाई हो रहा है वहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, OB है, प्लस में F2 जहाँ पर अप्लाई हो रहा है वहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, OA है, ठीक है। F1 की वैल्यू है 6 न्यूटन। OB कितना हो जाएगा, अभी मैंने बताया अगर डायमीटर 0.5 मीटर दिया है ना, तो जो OB होगा ना वो रेडियस है OB जो है डायमीटर का हाफ होगा, यानी 0.5 का हाफ होगा, ये बात का ध्यान रखना। F2 कितना है, 6 है। OA भी क्या होगा, रेडियस है, यानी डायमीटर का हाफ होगा, ठीक है। सॉल्व कर लो, 2 1 जा 2 3 जा 2 1 जा 2 3 जा 3 को 0.5 से मल्टीप्लाई कराओगे 1.5 आएगा, 3 को 0.5 से मल्टीप्लाई कराओगे 1.5 आएगा, आंसर कितना आ जाएगा 3। 1.5 और 1.5 को प्लस कराओगे 3 आएगा, न्यूटन मीटर, ठीक है। टॉर्क का ये यूनिट होता है। अच्छा डायरेक्शन क्या रहेगा, ये भी आपका एंटी क्लॉकवाइज है, क्वेश्चन में लिख दिया है, ये भी आपका एंटी क्लॉकवाइज है, तो जो रिजल्टेंट होगा वो भी कितना आएगा, एंटी क्लॉकवाइज आएगा, ठीक है ना, एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है अच्छे से। ऑल्दो यहाँ पे सिर्फ मोमेंट ऑफ फोर्स पूछ रहा था, डायरेक्शन नहीं पूछ रहा था, तो आप सिर्फ मोमेंट ऑफ फोर्स ही लिख देना, डायरेक्शन लिखना हो तो वो भी लिख देना। क्लियर है अच्छे से, ओके। चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्या लिखा है, अ यूनिफॉर्म मीटर रूल इज पाइवेटेड एट इट्स मिड पॉइंट, अ वेट ऑफ 50 ग्राम इज सस्पेंडेड एट वन एंड ऑफ इट, वेयर शुड अ वेट ऑफ 100 ग्राम बी सस्पेंडेड टू कीप द रूल हॉरिजॉन्टल। आसान क्वेश्चन है बेटा, ये तो काफ़ी आसान है। देखो सोल्यूशन, हॉरिजॉन्टल मीटर रूल तो समझते हो ना, यानी 1 मीटर का आप स्केल ले लो और उसको रख दो, बस कुछ ऐसा चाह रहा है ये, यहाँ से लेके यहाँ तक का, ठीक है। ये आपका 0 सेंटीमीटर का मार्क है, ये आपका 100 सेंटीमीटर का मार्क है, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है, समझ गए, ठीक है ना। अब देखो इसका जो पाइवेट है, यानी जहाँ से आप टॉर्क निकालोगे, फिक्स पॉइंट कह सकते हो, वो आपका इसके सेंटर पे है, तो सेंटर पे इसका मान लो ए है, ए पॉइंट है, तो ए पॉइंट किस पे होगा, 50 सेंटीमीटर पे होगा, अगर मिड पॉइंट पे है। अगर पूरे की लेंथ 100 सेंटीमीटर है, माफ़ करिएगा, तो मिड पॉइंट कहाँ पे आएगा, 100 सेंटीमीटर पे। अब देखो कह रहा है अ वेट ऑफ 50 ग्राम फोर्स इज सस्पेंडेड एट वन एंड ऑफ इट, कह रहा है 50 ग्राम फोर्स का जो वेट है वो एक एंड पे लटकाया हुआ है, हम मान लेते हैं कि इधर लटकाया हुआ है 50 ग्राम फोर्स का, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 50 ग्राम फोर्स का जो वज़न है यहाँ पे लटका दिया है नीचे के साइड। तो कह रहा है 100 ग्राम फोर्स का जो वज़न है वो कहाँ पे लटकाया जाए कि आपका जो ये रूलर है ये अपनी जगह से हिले नहीं और जैसा था वैसा ही रहे, यानी हॉरिजॉन्टली रखा है तो हॉरिजॉन्टली ये रहे, ये ऊपर नीचे ऐसे ना जाए, कहने का मतलब ये है। अब जाहिर सी बात है, यहाँ 50 ग्राम फोर्स रखोगे, मान लो यहाँ पे 100 ग्राम फोर्स रखोगे, तो ये ऐसे रहना चाहिए, ये ऐसे ना जाए ना, तो ये ऐसे जाए, समझ रहे हो। अब जाहिर सी बात है जिधर वज़न ज़्यादा पड़ेगा ना उधर झुक जाएगा, तो ये झुकना नहीं चाहिए, ऐसा पूछ रहा है। तो हम मान लेते हैं कि पर्टिकुलर कहीं इस पॉइंट पे आप 100 ग्राम फोर्स का वज़न लटकाओगे, मान लेते हैं 100 ग्राम फोर्स का वज़न लटकाओगे, ठीक है। तो आपको डिस्टेंस पता करना है कि कहाँ पे लटकाना है, यानी आपको ले दे के ये वाला डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस पता करना है, जिसको आप x मान लोगे, ठीक है। अब समझना, जब ये 50 ग्राम फोर्स है तो ये इसका डायरेक्शन क्या होगा, टूवर्ड्स ए,
इसका डायरेक्शन क्या होगा बताओ, डायरेक्शन देख लो, ये वाला रहेगा। ये कौन सा डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज है। और इसका डायरेक्शन क्या होगा, टूवर्ड्स ए, क्लॉकवाइज। इसका डायरेक्शन टूवर्ड्स ए एंटी क्लॉकवाइज होगा, इसका डायरेक्शन टूवर्ड्स ए क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, तो जो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है वो क्लॉकवाइज मोमेंट के बराबर होगा, तभी आपका जो ये हॉरिजॉन्टल रूलर है, माफ़ करिएगा, तभी आपका जो मीटर रूल है ये हॉरिजॉन्टल रखा रहेगा। अगर क्लॉकवाइज वाला एंटी क्लॉकवाइज से ज़्यादा हो गया तो ये ऐसे हो जाएगा आपका रॉड, यानी ऐसे हो जाएगा कुछ। और एंटी माफ़ करिएगा, क्लॉकवाइज वाला अगर एंटी क्लॉकवाइज से ज़्यादा हो गया तो ये ऐसे हो जाएगा कहीं। ठीक है, और एंटी क्लॉकवाइज वाला अगर क्लॉकवाइज से ज़्यादा हो गया तो आपका ये ऐसे हो जाएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं, थोड़ा बहुत भी। ठीक है, चलो मैंने बता दिया सिंपल कि अगर आपको इसको बैलेंस में रखना है, यानी हॉरिजॉन्टली रखना है अगर आपको अपने मीटर रूल को, तो क्लॉकवाइज मोमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट दोनों बराबर होने चाहिए। ठीक है, ये कौन सा है आपका, अरे ये कौन सा है, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है ना, तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट। क्लियर है, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट पर फोर्स कितना लग रहा है, 50 ग्राम फोर्स का लग रहा है, लिख लो सारी चीज़ें। ठीक है, डिस्टेंस कितना है पाइवट से, यानी पॉइंट ए से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 50 सेंटीमीटर का है, लिख लो 50 सेंटीमीटर। क्लॉकवाइज मोमेंट में आपका फोर्स कितना लग रहा है, 100 ग्राम फोर्स लग रहा है, लिख लो 100 ग्राम फोर्स। डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है x, तो x की वैल्यू हमें पता लगानी है, तो x की वैल्यू यहाँ से पता लगा लोगे। 100 ग्राम फोर्स इंटू में 50 सेंटीमीटर अपॉन में 100 को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा 100 ग्राम फोर्स। ठीक है, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हुआ, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हुआ, GF से GF चला गया। ठीक है, यहाँ आंसर कितना बचा, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करा दोगे तो 25 आ जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 25 सेंटीमीटर। अब एक चीज़ और समझना, 25 सेंटीमीटर कहाँ से आई है, पाइवट से आई है, यानी पाइवट से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर आप इस एंड से पता करोगे तो दूरी कितनी हो जाएगी टोटल, ये 50 और प्लस में 25 75 हो जाएगा। ठीक है, और अगर अदर एंड से पता करोगे यानी यहाँ से, तब दूरी कितनी हो जाएगी, ये पूरा 50 है, इतना सा 25 है, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी 25। तो जो आपके बुक में दिया है ना वो इस एंड से डिस्टेंस दिया हुआ है, इस एंड से डिस्टेंस कितना है 25 सेंटीमीटर, पाइवट से भी डिस्टेंस कितना होगा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ गए ना, हमने x निकाला है, सीधा सीधा आप समझ जाना कि हम पाइवट से डिस्टेंस निकाल रहे हैं। ओके, चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्या लिखा है, देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा। लिखा है अ यूनिफॉर्म मीटर रूल बैलेंसेस हॉरिजॉन्टली, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, बस थोड़ा सा चेंज है। ऑन अ नाइफ एज प्लेस्ड एट द 58 सेंटीमीटर मार्क व्हेन अ वेट ऑफ 20 ग्राम फोर्स इज सस्पेंडेड फ्रॉम वन एंड। अच्छा, ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ द अरेंजमेंट, पहले तो डायग्राम बताना है, उसके बाद बताना है व्हाट इज द वेट ऑफ द रूल, यानी जो आपका स्केल है, मीटर रूल है, उसका वजन कितना है। आसान क्वेश्चन है लेकिन इस चीज़ को थोड़ा सा समझेंगे ध्यान से। सॉल्यूशन समझना बेटा, अच्छा क्वेश्चन है काफ़ी। ठीक है, देखो एक मीटर रूल है, पहले मीटर रूल बनाओ फटाक से। अब देखो ये जो मीटर रूल है ना, अगर आप इस पर कोई भी वजन ना ला दो तो ये कब बैलेंस रहेगा, कब बैलेंस रहेगा बताओ, ये ऐसे रख दोगे बैलेंस रहेगा ना। क्यों रहेगा बैलेंस, क्योंकि जो इसका सेंटर ऑफ मास है ना वो इसके मिडिल में होगा, यहाँ पे कहीं, इसका सेंटर ऑफ मास इसके बीच में होगा कहीं यहाँ पे। ठीक है ना, यानी अगर इसको हमें वजन को मानना है तो हम ये लेट कर सकते हैं, ये मान सकते हैं कि इसका पूरा वजन यहीं पर सिचुएटेड है, इसका वजन मान लेते हैं W है। ठीक है, ये आपका 0 सेंटीमीटर का मार्क होगा और ये आपका 100 सेंटीमीटर का मार्क होगा। ठीक है, अगर हमें इसका वजन किसी एक पॉइंट पर लेट करना है तो हम मान सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास के हिसाब से इसका पूरा वजन यहीं पे सिचुएटेड है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट चीज़ क्या कह रहा है,
कह रहा है 58 सेंटीमीटर के मार्क पे, 58 सेंटीमीटर के मार्क पे एक नाइफ है जिसने इस पूरे स्केल को अपने ऊपर बैलेंस कर रखा है। अब देखो यहाँ तक तो ये 50 सेंटीमीटर हो जाएगा, अब बीच में है तो जाहिर सी बात है 100 सेंटीमीटर का स्केल है, तो यहाँ तक कितना हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। कह रहा है 58 सेंटीमीटर पे, यानी इसके आगे थोड़ा सा कहीं यहाँ पे एक नाइफ है जिसके ऊपर ये बैलेंस है, तो ये मान लेते हैं ये आपका नाइफ है। ठीक है, ये आपका नाइफ है और ये आपका 58 सेंटीमीटर के मार्क पे बैलेंस है। ठीक है, तो आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे इस स्केल का वजन पूछ रहा है। ठीक है, और एक चीज़ और कह रहा है कि 20 ग्राम फोर्स का एक और वजन है जो दूसरे एंड पे है। अब देखिए 28 ग्राम का जो वजन होगा ना वो इधर नहीं होगा, इधर लेंगे आप। ठीक है, क्योंकि इधर तो वजन ले चुके हैं ना, इसको बीच में होना चाहिए जहाँ पे आपका नाइफ है। तो जो 20 ग्राम फोर्स का वजन होगा वो कहीं यहाँ पे है। समझ रहे हो कि नहीं? ओके, एक मिनट। यूनिफॉर्म मीटर स्केल रूल बैलेंसिंग ऑन अ balances horizontally on a knife edge placed at the 58 centimeter mark when a weight of 20 ग्राम is suspended from one end। हाँ, one end, ठीक है ठीक है, यहीं पे होगा ये कितने का है? 20 ग्राम फोर्स का है। अब एक चीज़ और समझना, अगर ये नाइफ ना होता तो ये मीटर रूल कब बैलेंस होता? अगर ये नाइफ ना होता तो मीटर रूल कहाँ पे बैलेंस होता? एकदम बीच में ही बैलेंस होता, ये तो आपको पता है, ये जाहिर सी बात है, करके देख लीजिएगा। जहाँ पे उसका सेंटर ऑफ मास होगा वहीं पे वो बैलेंस होगा। लेकिन ये मीटर रूल के आ जाने की वजह से अगर ये यहाँ पे बैलेंस हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि अब इसका सेंटर ऑफ मास इस साइड शिफ्ट हो गया है। अब इसका सेंटर ऑफ मास किधर शिफ्ट हो गया है? 58 सेंटीमीटर पे शिफ्ट हो गया है। यही तो मतलब है ना, समझ रहे हो कि नहीं? ओके, तो आपसे इस चीज़ का वज़न पूछ रहा है, तो वज़न हम निकाल लेंगे। अब देखो ये आपका एज अ पाइवट पॉइंट एक्ट करेगा, जहाँ पे आपका चाकू है नाइफ, ये एज अ पाइवट पॉइंट एक्ट करेगा। तो अगर इधर से डिस्टेंस देखेंगे या इधर से डायरेक्शन देखेंगे, अगर डिस्टेंस तो नहीं देखेंगे, डायरेक्शन देखेंगे, इधर से डायरेक्शन कितना होगा बताइए? इधर से डायरेक्शन हो जाएगा आपका, ये कौन सा डायरेक्शन है बताओ ऐसे करके? ये है एंटी क्लॉकवाइज। कौन सा? एंटी क्लॉकवाइज। और अगर इधर से डायरेक्शन देखेंगे ऐसे करके, ये आपका ये जो नाइफ है एज अ पाइवट एक्ट कर रहा है, तो इधर से डायरेक्शन क्या हो जाएगा बताइए ज़रा? ये ऐसे जाएगा तो ये हो जाएगा क्लॉकवाइज। ठीक है, अब चुप पे अपना सिंपल सा फॉर्मूला है वो लगा दो कि कोई भी चीज़ बैलेंस कब होती है? जब क्लॉकवाइज मोमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट दोनों बराबर हो जाते हैं। ठीक है, चलो निकाल लेते हैं। देखो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट। ओके बेटा, क्लियर है अच्छे से? अब देखो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट में फोर्स कितना होगा? एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट में फोर्स नहीं दिया, उसको आप W मान लोगे। डिस्टेंस कितना होगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये 50 है और ये 58 है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लॉकवाइज मोमेंट में वो कितना दिया है आपको? वेट या फोर्स कह सकते हो, 20 ग्राम फोर्स का। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 100 और 58 सेंटीमीटर के बीच में 42 सेंटीमीटर, दोनों को डिफरेंस निकालना है। ठीक है, W की वैल्यू निकाल लो, हो जाएगा 20 इंटू में 42 अपॉन में 8। 4 की टेबल आती है ना, 4 5 ज़ा 4 2 ज़ा, फिर 2 से रिड्यूस करो, 2 1 ज़ा 2 21 ज़ा, 5 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेट कितना आ जाएगा? 105 ग्राम फोर्स। क्लियर है? अब एक चीज़ और समझ लेना, एक चीज़ समझिएगा अच्छे से। ठीक है, जब भी आपका पाइवट पॉइंट मिड पॉइंट के अलावा कहीं दिया रहेगा तो जो आपका वजन होगा उसको आप सेंटर ऑफ मास पे ही मानोगे। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। क्लियर है बेटा? मैं क्या बता रहा था, जब भी आपका पाइवट पॉइंट सेंटर पॉइंट के अलावा कहीं दिया रहेगा, शिफ्ट करेंगे आप,
तो जो आप दूसरा वजन मानोगे ना वो सेंटर ऑफ मास पे ही मानोगे, यानी मिड पॉइंट पे। ये चीज़ मैं कहना चाह रहा था। ठीक है, क्लियर है अच्छे से? ओके, चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या लिखा है। लिखा है द डायग्राम बिलो शोज अ यूनिफॉर्म बार सपोर्टेड एट द मिडिल पॉइंट ओ। A weight of 40 gram force is placed at a distance of 40 centimeter to the left of point O. How can you balance the bar with a weight of 80 gram force? आसान क्वेश्चन है, देखो कैसे करेंगे। आपका पाइवट पॉइंट दे दिया है, 40 ग्राम फोर्स का वज़न यहाँ पर है। ठीक है, कह रहा है 80 ग्राम फोर्स का वज़न कहाँ पे रखोगे कि ये आपका जो बार है ये बैलेंस हो जाए, यानी जो आपकी स्केल है ये बैलेंस हो जाए। सीधा सीधा वही चीज़ है कि क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट हो जाएगा। ठीक है, निकाल लेते हैं। चलिए अब देखो ज़्यादातर क्वेश्चन अब उसी कॉन्सेप्ट पे है। ठीक है, अब देखिए ये है आपका, इसको आप नीचे रखते तो ज़्यादा बेहतर होता, इसको नीचे मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे कहीं समझना, चलो लिख लेते हैं कि आपका क्लॉकवाइज मोमेंट जो होगा, क्लॉकवाइज मोमेंट ये बराबर हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट के। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट के। ठीक है, अब एक चीज़ समझना, इसको आई डोंट नो ऊपर क्यों लिखा है, इसको अगर नीचे मानते तो ज़्यादा बेहतर होता। ठीक है, अब देखो इसको नीचे ही मानो, और ना इस पॉइंट ओ को नीचे मान लो, ये कह सकते हो। ठीक है, इसको नीचे ही मानो। ये आपका 40 ग्राम फोर्स का है, 80 ग्राम फोर्स का कहीं पे भी लेट कर लो। अब यहाँ तो स्केल दिया है तो ये तो लेट कर नहीं सकते यहाँ पे। ठीक है, अब देखो इधर से इधर का डिस्टेंस डायरेक्शन कितना हो जाएगा, 40 ग्राम फोर्स से इस पाइवट पॉइंट तक का डायरेक्शन कितना हो जाएगा, पहले ये बताओ आप। ऐसे जा रहे हैं हम, यानी एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज में आपका जो फोर्स है वो 40 ग्राम फोर्स है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है ओ से, अब देखो ओ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 40 है ना, 40 सेंटीमीटर, तो लिख लो 40 सेंटीमीटर। क्लॉकवाइज मोमेंट में अब जाहिर सी बात है कहीं पे भी रहेगा। अब यहाँ पे मैं बना नहीं सकता, अगर बनाऊंगा तो समझ में आ जाएगा कि सर 35 पे है, तो पहले नहीं बना सकते। क्लॉकवाइज मोमेंट में जो फोर्स है वो आपको लेना है कितना, 80 ग्राम फोर्स का, क्वेश्चन में कह दिया है। ठीक है, क्लॉकवाइज मोमेंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, तो आप यहाँ पे लिखो, क्या लिखोगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही लिखोगे, कोई स्पेशल नाम नहीं देंगे हम। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप यहाँ पे निकाल लो, तो 40 ये ग्राम फोर्स में है। ठीक है, ग्राम फोर्स इंटू में 40 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर किसने लिखा है, 40 सेंटीमीटर होगा ना बेटा। यहाँ से पॉइंट ओ तक का डिस्टेंस तो 40 होगा, लिख लो 40 सेंटीमीटर। और ये जो 80 ग्राम फोर्स है नहीं नीचे आ जाएगा, 80 ग्राम फोर्स ये नीचे आ जाएगा। ग्राम फोर्स से ग्राम फोर्स गया, 0 से 0 गया, 4 1 जा 4 2 जा। ठीक है, 2 है आपका ये, फिर 2 1 जा 2 20 जा। आंसर कितना आ गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पाइवट पॉइंट ओ से 20 सेंटीमीटर आ गया। क्लियर है, तो आपका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया ना बेटा, वो कितना आ गया, 20 सेंटीमीटर। लेकिन 20 सेंटीमीटर कहाँ से, ये भी ध्यान रखना, 20 सेंटीमीटर इस पॉइंट ओ से, यानी यहाँ पे कुछ, और अगर यहाँ से पता करोगे तो 70 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, 20 सेंटीमीटर टू द राइट ऑफ ओ, डायरेक्शन भी लिख लो, 20 सेंटीमीटर टू द राइट ऑफ पॉइंट, टू द राइट ऑफ पॉइंट ओ। क्लियर है बेटा अच्छे से? चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बेटा। तो स्टूडेंट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 हमसे हमारा क्या कह रहा है। लिखा है फिगर शोज अ यूनिफॉर्म मीटर रूल प्लेस्ड ऑन अ फुलक्रम एट इट्स मिड पॉइंट ओ एंड हैविंग अ वेट 40 ग्राम फोर्स एट द 10 सेंटीमीटर मार्क। पाइवट आपका यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, समझिएगा, ये जो है आपका 40 ग्राम फोर्स का जो वज़न है वो आपका 10 सेंटीमीटर मार्क पे है। 20 ग्राम फोर्स का जो वज़न है वो कहाँ पे है, 90 सेंटीमीटर मार्क पे है। आपसे क्वेश्चन पहला पूछ रहा है, कह रहा है इज़ द मीटर रूल
इन इक्विलिब्रियम, ये जो मीटर रूल है क्या वो इक्विलिब्रियम में है? इक्विलिब्रियम में बेटा कोई चीज़ कब होती है? जब आपका क्लॉकवाइज मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट के बराबर होता है। क्लियर है? तभी तो होती है ना। तो चलिए देखते हैं है कि नहीं सॉल्यूशन। अब देखिए ये जो आपका, इसको हटा दीजिए एरो, ये जो आपका 40 ग्राम फोर्स का वजन है ये आपका डायरेक्शन ऐसे लगाएगा टुवर्ड्स ओ, और ये जो 20 ग्राम फोर्स का वजन है वो आपका डायरेक्शन इस तरीके से लगाएगा टुवर्ड्स ओ। ठीक है, तो ये कौन सा डायरेक्शन होगा बेटा? एंटी क्लॉकवाइज। ये कौन सा डायरेक्शन होगा? क्लॉकवाइज। ये तो समझ रहे हो। तो पहले आप निकालोगे एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। तो बेटा जब एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट आप निकालोगे तो एफ की वैल्यू कितनी है? 40 ग्राम फोर्स है, समझ रहे हो, इनटू में डिस्टेंस कितना है ज़रा बताइए। 0 से लेके 10 तक का, अरे माफ़ करिएगा, 50 से लेके 10 तक का डिस्टेंस कितना होगा? 10, 20, 30, 40 सेंटीमीटर होगा। तो आंसर आ जाएगा आपका 1600 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर। क्लियर है बेटा अच्छे से? अब इसके बाद देखो क्लॉकवाइज मोमेंट निकाल लोगे आप। यहाँ पे क्या निकाल लोगे? क्लॉकवाइज मोमेंट। क्लॉकवाइज मोमेंट के लिए फोर्स कितना दिया हुआ है? 20 ग्राम फोर्स दिया हुआ है। डिस्टेंस कितना है? 50 से लेके 90 तक 40 सेंटीमीटर है। तो आंसर कितना आ गया? 800 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर। क्लियर है अच्छे से? ओके, अब देखिए, अब इसके बाद समझिएगा। एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट 1600 है, क्लॉकवाइज मोमेंट 800 है। क्या दोनों चीज़ें बराबर हैं? बिल्कुल बराबर नहीं है। जब बिल्कुल बराबर नहीं है तो जाहिर सी बात है जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, आपका जो ये मीटर रूल है वो उधर ही साइड क्या होगा? टर्न हो जाएगा। तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो टर्न किधर होगा? आप लिखोगे मीटर रूल, ठीक है, विल टर्न इन एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लियर है? मीटर रूल कहाँ होगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न हो जाएगा। नेक्स्ट चीज़ क्या है? हाउ कैन द रूल बी ब्रॉट इन इक्विलिब्रियम बाय यूजिंग एन एडिशनल वेट ऑफ 40 ग्राम फोर्स। ठीक है, अब कह रहा है इसको हम इक्विलिब्रियम में किस तरीके से ला सकते हैं अगर हम 40 ग्राम फोर्स का वज़न और ऐड कर दें। अब बेटा थोड़ा दिमाग लगा के बताओ कि 40 ग्राम फोर्स का वज़न हम किस साइड ऐड करेंगे, यानी एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट में ऐड करेंगे या क्लॉकवाइज मोमेंट में ऐड करेंगे। तो जाहिर सी बात है एंटी क्लॉकवाइज 1600 है, क्लॉकवाइज 800 है। मीटर रूल को बैलेंस में लाने के लिए हमको दोनों चीज़ें बराबर करनी होगी, तो हम एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट में ही ऐड करेंगे। ये तो समझ रहे हो। अच्छा, कितना ऐड करना पड़ेगा? 1600 ये है, 800 क्लॉकवाइज मोमेंट है, तो आपका क्लॉकवाइज मोमेंट 800 और होना चाहिए, यानी आप जो अब मोमेंट निकालोगे वो 800 आपका और होना चाहिए। समझ रहे हो कि नहीं? ये दोनों चीज़ें सेम आनी चाहिए। तो देखो आपका जो मोमेंट होगा ना वो हो जाएगा फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, एक चीज़ और समझना, ये जो मोमेंट है ये क्लॉकवाइज मोमेंट है। ठीक है, 1600 चाहिए हमें, 800 हमारे पास है, 800 की ज़रूरत और है, तभी तो मिलके 1600 होगा। तो यहाँ पे 800 लिखा आपने। फोर्स आपको दिया हुआ है कि 40 ग्राम फोर्स का वज़न ऐड करना है, तो 40 ग्राम फोर्स का वज़न ऐड करेंगे। परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से निकाल लेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, इसको उठा के इधर भेज देंगे या डायरेक्ट मैं काट देता हूँ। 0 से 0 गया, 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा 8, साथ में 0। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आ जाएगा बेटा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आ गया आपका बेटा? 20 सेंटीमीटर। समझ रहे हो? 20 सेंटीमीटर आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ चुका है। अच्छा, 20 सेंटीमीटर किधर होगा? इस साइड, क्लॉकवाइज के साइड। 20 सेंटीमीटर का मतलब है कि यहाँ से लेके 20 तक, यानी 70 पे आपका रखा होगा क्या? 70 पे आपका
क्या रखा होगा, 40 ग्राम फोर्स का वज़न रखा जाएगा यहाँ पे। समझ रहे हो ना अच्छे से? ओके बेटा, चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, समझेंगे। देखिए क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, लिखा है व्हेन अ बॉय वेइंग 20 ग्राम फोर्स सिट्स एट वन एंड ऑफ अ 4 मीटर लॉन्ग सीसॉ। अब देखिए यहाँ पे सीसॉ है, सीसॉ जानते हो ना, झूला होता है, मैंने ऐसे बना दिया है, समझ लेना। यहाँ पे समझ लीजिए लड़का बैठा हुआ है, ठीक है। लड़के का वज़न कितना है, 20 ग्राम फोर्स है, 20 ग्राम फोर्स लड़के का वज़न है। क्लियर है? अच्छा, इसकी जो लंबाई है पूरा वो 4 मीटर है, तो यहाँ पे आपका पाइवेट होगा, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, इट गेट डिप्रेस्ड एट वन एंड। अब जाहिर सी बात है अगर सिर्फ एक लड़का बैठेगा, उसका वज़न कुछ भी हो, तो ये नीचे की साइड झुक जाएगा, आपका जो सीसॉ है, जो झूला है, वो नीचे की साइड झुक जाएगा। तो कह रहा है हाउ कैन इट बी ब्रॉट टू द हॉरिजॉन्टल पोजीशन बाय अ मैन वेइंग 40 ग्राम फोर्स। अगर 40 ग्राम फोर्स का मैन हम यहाँ पे कहीं भी बैठा दें तो ये कैसे रेस्ट पोजीशन पे आ सकता है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे आ सकता है। तो बेटा हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे एक ही शर्त पे आ सकता है, जब आपका एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्लॉकवाइज मोमेंट के बराबर हो जाएगा। ये कौन सा मोमेंट करेगा ज़रा बताइए, ये इधर से एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट करेगा। अब मान लीजिए लड़का यहाँ पे बैठेगा कहीं, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे कोई दूसरा लड़का बैठेगा अगर ऐसे, तो ये कौन सा करेगा, ये आपका क्लॉकवाइज मोमेंट करेगा। समझ रहे हो? तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्लॉकवाइज मोमेंट के बराबर होगा, और इस डिस्टेंस को आप x मान लो, हमको बेसिकली x की वैल्यू ही पता लगानी है, ठीक है। चलिए निकाल लेते हैं सॉल्यूशन। तो यहाँ पे आप लिखोगे कि एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट पे 20 ग्राम फोर्स का वजन लोगे, सेंट्रल पोजीशन से इसकी दूरी कितनी होगी, 2 मीटर की होगी, क्योंकि टोटल लेंथ 4 मीटर दिया हुआ है आपसे को क्वेश्चन में, ठीक है। क्लॉकवाइज मोमेंट में आपको वज़न दिया हुआ, वज़न आपको नहीं, वज़न दिया हुआ है, वज़न दिया हुआ 40 ग्राम फोर्स, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं था, वज़न आपको दिया हुआ है 40 ग्राम फोर्स, और आपको यहाँ पे डिस्टेंस पता लगाना है। डिस्टेंस को आप x लिख लो, क्योंकि यहाँ पे आपने माना है, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, ये 40 ग्राम फोर्स होगा, लिख लो, x की वैल्यू पता कर लो, तो 20 ग्राम फोर्स इंटू में 2 अपॉन में 40 ग्राम फोर्स इज इक्वल टू x आ जाएगा। ग्राम फोर्स से ग्राम फोर्स गया, ये 2 मीटर में है, ठीक है। 0 से 0 गया, 2 2 ज़ा 4, 4 से 4 गया, x की वैल्यू कितनी आई है, 1 मीटर आ गई, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 मीटर आ गई आपका। क्लियर है ना? 2 2 ज़ा 4, फिर 1 बार में काट दिया आपका। यानी अगर यहाँ से देखोगे तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 3 मीटर, और अगर इस सेंट्रल पोजीशन से देखोगे तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 1 मीटर। आप जहाँ से लेना चाहो आप ले सकते हो। क्लियर है? अच्छे से, ओके। चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्या लिखा है, लिखा है अ फिजिकल बैलेंस हैज़ इट्स आर्म ऑफ लेंथ 60 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर। What weight kept on the pan of the longer arm will balance an object of weight 100 ग्राम फोर्स kept on the other arm। एक फिजिकल बैलेंस है जिसका एक आर्म कितना है बेटा, 60 सेंटीमीटर का है, और एक आर्म कितना है बेटा आपका, 40 सेंटीमीटर का है। फिजिकल बैलेंस जानते हो ना, बेसिकली ये तराजू की बात कर रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं।
तो समझो यहाँ पे है कुछ इसका पाइवट और एक आपका यहाँ पे लगा हुआ है तराजू ऐसे करके, ठीक है, और एक आपका इधर लगा हुआ है और ये आपका छोटा सा सेंट्रल पॉइंट है। अब देखो एक आर्म कह रहा है इसका 60 सेंटीमीटर का है, क्वेश्चन में सब कुछ दे दिया है, और एक आर्म इसका 40 सेंटीमीटर का दिया है, ठीक है। कह रहा है लॉन्गर आर्म पे यानी 60 सेंटीमीटर वाले पे कितना वज़न रखा जाए कि जो शॉर्टर आर्म है इस पे 100 ग्राम फोर्स का बैलेंस कर ले वो। यानी ले देखिए वही है, ये आपका क्या हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, ये आपका हो जाएगा क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्लॉकवाइज मोमेंट के बराबर रख दो, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलिए यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए ये हो जाएगा आपका एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट। क्लियर है? अब देखो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट में 60 आपका डिस्टेंस है, यहाँ पर आपको वज़न लेना है, वज़न को आप कुछ भी मान लो, लेट से x मान लिया हमने। यहाँ पर डिस्टेंस कितना है 40 है, वज़न कितना है 100 है, ठीक है। तो x की वैल्यू निकालनी है, निकाल लेंगे, जाएगा 40 इंटू में 100 अपॉन में 60, ठीक है। यहाँ पे वज़न को हमने x माना है, ठीक है, लिख दिया मैंने यहाँ पे ताकि आप कंफ्यूज ना हो। 0 से 0 गया, क्लियर है। 2 2 ज़ा, सॉरी मैम 2 3 ज़ा और 2 2 ज़ा। आंसर कितना x की वैल्यू, ये 20 है, ये 10 है, तो ये आ जाएगा 200 अपॉन में 3। 200 को 3 से डिवाइड करोगे, आंसर कितना आएगा 66.67। ये आपका वज़न आया है, तो वज़न किस में आएगा बेटा, ग्राम फोर्स में आएगा। क्लियर है? यानी लॉन्गर आर्म पे ये वाले यहाँ पे आपको 66.67 ग्राम फोर्स का एक वज़न रखना पड़ेगा, तब ये पूरा आपका जो फिजिकल बैलेंस है ये आपका पूरा एकदम स्ट्रेट लाइन पे हॉरिजॉन्टल रहेगा। क्लियर है अच्छे से? ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, लिखा है द डायग्राम गिवन बिलो शोज अ यूनिफॉर्म मीटर रूल वेइंग 100 ग्राम फोर्स, ठीक है। अच्छा मीटर रूल का वजन ही आपका कितना है 100 ग्राम फोर्स है। अच्छा पाइवटेड एट इट सेंटर ओ, पाइवट यहाँ पे इसका सेंटर ओ पे है, टू वे 150 ग्राम फोर्स एंड 250 हैंग फ्रॉम द पॉइंट्स ए एंड बी। पॉइंट ए पर 150 ग्राम फोर्स का वज़न लटका हुआ है, पॉइंट बी पर 250 ग्राम फोर्स का वज़न लटका हुआ है, ठीक है। रिस्पेक्टिवली ऑफ द मीटर रूल सच दैट ओ ए और ओ बी दिया हुआ है। ओ ए कितना है 40 सेंटीमीटर है, ओ बी कितना है 20 सेंटीमीटर है। क्या पूछ रहा है आपसे, लिखा है कैलकुलेट द एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट अबाउट ओ। एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ओ के अबाउट आपको करना है। क्लियर है? एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट हम निकाल लेते हैं, चलिए देखिए कैसे होगा सॉल्यूशन। एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट आप कैसे निकालोगे बताओ, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट आपका यही चीज़ करेगी ऐसे, ठीक है। ये देखिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है नहीं, तो जितना आपका फोर्स है 150 इंटू में यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 40 है। इसको सॉल्व कर लो, आंसर कितना आ जाएगा 15 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 आएगा। 2 0 यहाँ पे लिखा है, इसको लिख देंगे, आंसर कितना आएगा ग्राम फोर्स सेंटीमीटर में। क्लियर है अच्छे से? ओके, ये आपका हो गया एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। नेक्स्ट चीज़ क्या पूछ रहा है, द टोटल क्लॉकवाइज मोमेंट अबाउट ओ। क्लॉकवाइज मोमेंट निकाल लेंगे, क्लॉकवाइज मोमेंट यहाँ से होगा, ऐसे होगा, ठीक है। क्लॉकवाइज मोमेंट
इनटू में 20 कर देंगे तो आंसर कितना आएगा, 25 को 2 से करेंगे तो आएगा 50, 2 जीरो और लिख देंगे, ग्राम फोर्स सेंटीमीटर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, थर्ड पार्ट लिखा है द डिफरेंस ऑफ एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज मोमेंट। तो डिफरेंस कितना आया है, एक 6000 है, एक 5000 है, डिफरेंस कितना आ जाएगा। थर्ड चीज़ आपका जो डिफरेंस आ गया ना बेटा, आपका जो डिफरेंस आ गया वो 6000 में से हम 5000 माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 1000 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर। क्लियर है। नेक्स्ट चीज़ क्या है देखो, फोर्थ वन लिखा है द डिस्टेंस फ्रॉम ओ वेयर अ 100 ग्राम फोर्स वेट शुड बी प्लेस्ड टू बैलेंस द मीटर रूल। अब देखो कह रहा है ओ से कितने की डिस्टेंस पे अगर हम 100 ग्राम फोर्स का एक वज़न रख दें तो ये मीटर रूल बैलेंस हो जाए। ये मीटर रूल बैलेंस नहीं होगा बेटा, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्लॉकवाइज मोमेंट के बड़ा है, तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट में आपका ये मीटर रूल घूम जाएगा, यानी इस साइड कुछ, यानी कुछ ऐसे हो जाएगा, ये तिरछा हो जाएगा ऐसे करके। तो अगर हमको इसको बैलेंस करना है तो क्लॉकवाइज मोमेंट बढ़ाना पड़ेगा। कितने से बढ़ाना पड़ेगा, जितने का डिफरेंस आ रहा है दोनों में, ठीक है। तो फोर्थ वन कैसे हो जाएगा, हमको इतना क्लॉकवाइज मोमेंट बढ़ाना है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 100 ग्राम फोर्स का वेट डाल के, यानी 100 ग्राम फोर्स का वजन डाल के बढ़ाना है। तो 100 ग्राम फोर्स आपने लिखा है, इनटू में डिस्टेंस पता लगा लोगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिख लो यहाँ पे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसको इधर लाओगे 100, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगा। कितना आएगा बताइए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हुआ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आ गया बेटा, 10 सेंटीमीटर। अच्छा ये 10 सेंटीमीटर किधर लिखोगे, अब जाहिर सी बात है एंटी क्लॉकवाइज वाला तो ज़्यादा था, तो हम क्लॉकवाइज की तरफ ही लिखेंगे। यानी यहाँ से अगर यहाँ तक अगर 10 सेंटीमीटर है तो आपका वज़न यहीं पे लटकाया जाएगा, कितने का, 100 ग्राम फोर्स का। समझ गए अच्छे से, ओके। चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्या लिखा है, लिखा है अ यूनिफॉर्म मीटर रूल ऑफ वेट 10 ग्राम फोर्स इज पाइवेटेड एट इट्स 0 मार्क। ये अच्छा क्वेश्चन है, समझो सॉल्यूशन। यहाँ पे जो फिक्स पॉइंट है ना वो 0 मार्क पे ही बना दिया है। देखो समझो पहले, मीटर रूल का वजन 10 ग्राम फोर्स है, ठीक है, समझ रहे हो ना, मीटर रूल का वजन 10 ग्राम फोर्स है। ये आपका 0 सेंटीमीटर है, ये आपका 100 सेंटीमीटर है, लिख लो 100 सेंटीमीटर, ये आपका 0 सेंटीमीटर, और इस मीटर रूल का वजन 10 ग्राम फोर्स है। कह रहा है व्हाट मोमेंट ऑफ फोर्स डिप्रेसेस द रूल। अब समझो, जब भी आपका पाइवेट यानी फलक्रम या पाइवेट कह लो, फिक्स्ड पॉइंट, सीधा सीधा समझो, अगर वो 0 मार्क पे होता है तो जो आपके पूरी बॉडी का जो वेट है ना वो सेंटर ऑफ मास के अबाउट में लाई करता है, यानी कुछ यहाँ पर आपका वजन लाई करेगा। आपके जो मीटर रूल का वजन है, मीटर रूल का वजन 10 ग्राम फोर्स आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। अब ये कौन सा मार्क होगा, ये जाहिर सी बात है 50 सेंटीमीटर का मार्क होगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास का मतलब ये है कि बीच में बॉडी का वजन लाई कर रहा है, ठीक है, समझे। तो कह रहा है व्हाट मोमेंट ऑफ फोर्स डिप्रेसेस द रूल। कह रहा है क्या मोमेंट ऑफ फोर्स होगा, यानी टॉर्क आपसे पूछ रहा है, जो इस रूल को डिप्रेस करेगा यानी नीचे के साइड लाएगा। तो इस अपने वजन की वजह से ही ये नीचे के साइड आएगा। इसका वजन 10 ग्राम फोर्स है। डिस्टेंस कितना होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप यहाँ से लेके यहाँ तक का लोगे, ठीक है। तो आप पहले निकाल लो मोमेंट ऑफ फोर्स दैट डिप्रेसेस द रूल। मोमेंट ऑफ फोर्स that depresses the rule। 10 ग्राम फोर्स का वजन है या फोर्स है, समझ सकते हो। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, 50 सेंटीमीटर। मल्टीप्लाई कर लो, आंसर कितना आएगा, 50 सेंटीमीटर था ना,
तो 500 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, लिखा है हाउ कैन इट बी मेड हॉरिजॉन्टल बाय अप्लाइंग अ लीस्ट फोर्स। कह रहा है सब कम से कम वजन अप्लाई करके हम इसको हॉरिजॉन्टल कैसे बना सकते हैं। तो समझना, अभी ये नीचे के साइड है, अभी आपका डिप्रेशन क्यों आ रहा है, इस यूनिफॉर्म मीटर रूल नीचे की साइड क्यों जा रहा है, क्योंकि एक जो आपका फोर्स है, जो बॉडी का फोर्स है यानी मीटर रूल का जो फोर्स है या वज़न है वो नीचे के साइड है। तो हमको एक फोर्स ऊपर की साइड अप्लाई करना पड़ेगा। और कहाँ से अप्लाई करेंगे, जब आपसे कहेगा लीस्ट फोर्स अप्लाई करो ना, तो आप एकदम जो एक्सट्रीम पोजीशन है यानी 100 सेंटीमीटर के मार्क पे यहाँ से अप्लाई करोगे ऊपर के साइड, इस तरीके से। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ठीक है, अप्लाई कर दीजिए। चलिए आप लिखोगे एट लीस्ट फोर्स दैट मेड रूलर हॉरिजॉन्टल। कैसे होगा, अब देखो इसी के बराबर का हम वो करेंगे, क्योंकि इसी के बराबर का टॉर्क लगना चाहिए अपोजिट डायरेक्शन में। तो 500 ग्राम फोर्स आपसे कह दिया है कि एट लीस्ट फोर्स, मैंने अभी बताया आपको कि एट लीस्ट फोर्स कहाँ से लगता है, सबसे कम फोर्स कहाँ से लगता है, एकदम एक्सट्रीम पोजीशन पे। यानी इस बार हम जो डिस्टेंस लेंगे ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो यहाँ से लेके यहाँ तक लेंगे, 0 से लेके 100 तक लेंगे, यानी टोटल कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। समझ रहे हो ये बात? आपसे वेट पूछ रहा है, ठीक है, आप वेट की जगह W रख दो या F रख दो, कुछ भी रख दो, F ही रख दो, क्योंकि फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ना, F रखो। इसको इधर ले आओ, तो 500 ये आपका किस में है, ग्राम फोर्स सेंटीमीटर में है, अपॉन में ये किस में है, 100 सेंटीमीटर में है, इज इक्वल टू F। ये समझ गए ना, यहाँ पे मैंने ग्राम फोर्स सेंटीमीटर नहीं लिखा है, चाहो तो लिख लो और ना चाहो तो ना लिखो। बस आपको पता होना चाहिए कि वेट जो है ग्राम फोर्स में आएगा, अगर डिस्टेंस होता वो सेंटीमीटर में आता। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कटा, 2 0 से 2 0 कटा, फोर्स कितना आ गया, 5 ग्राम फोर्स आ गया। क्लियर है? यानी 100 सेंटीमीटर मार्क पे अगर हम ऊपर की साइड 5 ग्राम फोर्स अप्लाई करेंगे ना, तो ये जो आपका मीटर रूल है ये आपका बैलेंस में रहेगा, यानी हॉरिजॉन्टल रहेगा। क्लियर है अच्छे से? ओके, चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 हमसे हमारा क्या कह रहा है। लिखा है अ यूनिफॉर्म हाफ मीटर रूल कैन बी बैलेंस्ड एट द 29 सेंटीमीटर मार्क व्हेन अ मास 20 ग्राम इज हंग फ्रॉम इट्स वन एंड। आसान क्वेश्चन है बेटा, थोड़ा सा समझेंगे। कह रहा है एक यूनिफॉर्म हाफ मीटर रूल है, सिर्फ मीटर रूल नहीं है, अगर मीटर रूल होता तो 100 सेंटीमीटर का होता, हाफ मीटर रूल है यानी 50 सेंटीमीटर का है। ठीक है, समझे ना? चलो ठीक है, और इसको बैलेंस किया जा रहा है 29 सेंटीमीटर के मार्क पे, यानी बीच में कहीं 25 सेंटीमीटर का मार्क होगा। समझ रहे हो? ये है आपका 29 सेंटीमीटर का मार्क, ऊपर लिख लो। यहाँ पर इसको बैलेंस किया जा रहा है। क्लियर है? अच्छा, कह रहा है एक साइड से इस पर 20 ग्राम का वज़न लटका दिया गया है, यानी मान लेते हैं कि ये आपका 0 सेंटीमीटर होगा, ये आपका कहीं 50 सेंटीमीटर होगा। तो 50 सेंटीमीटर पे ही कितने का वज़न लटकाया गया है, 20 ग्राम का। अच्छा, 20 ग्राम उसका मास है, तो वेट कितना होगा? मैंने बताया था आपको कि अगर मास दिया है और आपको जाना है किस में, वेट में, तो आपको कुछ नहीं करना है। जितना मास दिया रहेगा ना 20, तो उसी के आगे बस ग्राम फोर्स लगा दोगे तो वो वेट हो जाएगा। जैसे मास अगर 20 ग्राम दिया है तो वेट कितना हो जाएगा, 20 ग्राम फोर्स। ठीक है, वेट कितना हो गया, 20 ग्राम फोर्स। क्लियर है? अच्छा, अब समझिएगा, 29 सेंटीमीटर पे ये बैलेंस किया जा रहा है, यानी ये पेवेट हो गया इसका। ठीक है, अब जो बेटा इसका वज़न होगा ना, किसका, हाफ मीटर रूल का, ये पूरा का पूरा इसके सेंटर के अबाउट में लाई करेगा, यानी कहीं यहाँ पे। और यही चीज़ हमको पता करनी है शुरू में। फ़िलहाल पहले क्या पता करना था, पहले हमको एक डायग्राम बनाना था। इस अरेंजमेंट का डायग्राम हमने बना दिया सीधा सीधा। ठीक है, इसके मास को m मान लेते हैं। अच्छा, ये किसका मास है,
इस पूरे मीटर रूल का, हाफ मीटर रूल का। ठीक है, आपसे पूछ रहा है फाइंड द मास ऑफ द हाफ मीटर रूल। हाफ मीटर रूल का आपसे मास पूछ रहा है, तो मास तो पता करना हम शुरू से यही तो करते आ रहे हैं। ये आपका क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, इधर से होगा क्लॉकवाइज मोमेंट, दोनों को इक्वल कर देते हैं, एम पता चल जाएगा। ठीक है, सॉल्यूशन देखो, आप यहाँ पे क्या लिखोगे, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट। क्लियर है? अच्छा, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, मास कितना दिया है इसका, m दिया है। अच्छा, डिस्टेंस कहाँ से नापोगे, जहाँ पे आपका पाइवट लगा है, जहाँ से चीज़ें बैलेंस हो रही हैं, यानी इतना सा डिस्टेंस आपको नापना है। ये चीज़ 29 से 25 तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर, ये तो समझते हो आप। ठीक है ना। क्लॉकवाइज मोमेंट में फोर्स कितना दिया है, या वेट कह लो, 20 ग्राम फोर्स। ठीक है, डिस्टेंस कितना हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक का, 50 में से 29 माइनस कर दोगे तो 21 बचेगा। समझ रहे हो ना। तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 ग्राम फोर्स इनटू में 21, ये सेंटीमीटर में होगा बेटा, लिख लो, अपॉन में 4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट हुआ, 4 1 जा 4 5 जा, 5 को आप 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 105 ग्राम फोर्स। 105 ग्राम फोर्स जो है ये आपके इस हाफ मीटर रूल का वेट आया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पार्ट सी। पहला पार्ट था डायग्राम बनाना, बना दिया। दूसरा पार्ट था मास बताना, आपने बता दिया मास हाफ मीटर रूल का क्या है। थर्ड पार्ट कह रहा है इन विच डायरेक्शन वुड द बैलेंसिंग पॉइंट शिफ्ट इफ 20 ग्राम मास इज शिफ्टेड इनसाइड फ्रॉम इट्स वन एंड। कह रहा है जो 20 ग्राम का जो मास आपने लटकाया हुआ है, अगर आप इसको अंदर की साइड शिफ्ट कर दो, यानी इधर ले आओ इसको, तो कह रहा है क्या ये बैलेंस हॉरिजॉन्टल पे रहेगा। मतलब ये नहीं पूछ रहा है, अब जाहिर सी बात है अभी एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्लॉकवाइज मोमेंट के बराबर है। जैसे ही आप इसको अंदर की साइड शिफ्ट कर दोगे, यानी जो डिस्टेंस है इसको 21 से घटा करके कुछ भी करो, 20 करो, 19 करो, 18 करो, जैसे ही आप ये करोगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट वाला बड़ा हो जाएगा। और जैसे ही एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट बड़ा हुआ, आपका जो ये हाफ मीटर रूल है ना, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या कर जाएगा, मूव कर जाएगा। यानी अभी ये ऐसा है ना, जैसे ही एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा ये कुछ ऐसा हो जाएगा। समझ रहे हो ना, समझ गए। तो थर्ड पार्ट क्या है, इट विल मूव या शिफ्ट, कुछ भी लिख दो, इट विल मूव और शिफ्ट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, या टुवर्ड्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, कुछ भी लिख सकते हो, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लियर है बेटा अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, समझ में आया ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिखा है अ यूनिफॉर्म मीटर रूल ऑफ मास 100 ग्राम इज बैलेंस्ड ऑन अ फुलक्रम एट मार्क 40 सेंटीमीटर बाय सस्पेंडिंग एन अननोन मास m एट द मार्क 20 सेंटीमीटर। आसान क्वेश्चन है, देखो कैसे करेंगे। सॉल्यूशन कह रहा है एक यूनिफॉर्म मीटर रूल है, तो चुपके पहले बना लो यूनिफॉर्म मीटर रूल। ये आपका 0 सेंटीमीटर का मार्क है, ये आपका 100 सेंटीमीटर का मार्क है। बैलेंस कहाँ पे किया गया है, 40 सेंटीमीटर पे। ठीक है ना। अब देखो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा ये तो यहीं पे होगा 50 सेंटीमीटर पे, लेकिन जो बैलेंस किया गया है, बैलेंस कहीं यहाँ पे किया गया है 40 सेंटीमीटर पे। ठीक है ना, यहाँ पे इसको पाइवट इसका बनाया गया है, यानी बैलेंस यहाँ से किया गया है। अच्छा, जब बैलेंस जो है मिड पॉइंट के अलावा कहीं से किया जाता है ना, तो हम जो ये मीटर रूल है ना, इसका वज़न हम हमेशा मिड पॉइंट पे मानते हैं, ये तो बता चुका हूँ कई बार। ठीक है, तो इसका वज़न हम मान लेंगे m। ठीक है, अब देखो कह रहा है अ यूनिफॉर्म मीटर रूल ऑफ मास 100 ग्राम। अच्छा, वज़न दिया हुआ यानी m की वैल्यू दी हुई है, तो यहाँ पे नीचे लिख लो
m तो माना है, ठीक है। m की वैल्यू दी हुई है 100 ग्राम। अब देखिए मास दिया हुआ था 100 ग्राम, तो अगर वेट आपने m माना था तो m कितना हो जाएगा 100 ग्राम फोर्स। सीधा सीधा कहो, हमने यहाँ पे वज़न इसका m मान लिया था। अगर वज़न m माना था तो वेट कितना हो जाएगा 100 ग्राम फोर्स, क्योंकि मास दिया हुआ है 100 ग्राम, ठीक है। और अगर आपको और दिक्कत हो रही है तो इसको W मानो या F मानो, F ही मानो चलो, क्योंकि F और W सेम होता है, फोर्स और वेट सेम होता है। फोर्स क्या है, सॉरी वेट क्या है, वो फोर्स जो नीचे की तरफ लग रहा है बॉडी के वेट के द्वारा, वो आपका फोर्स वज़न हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो कि नहीं? अच्छा, ये हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है, बाय सस्पेंडिंग एन अननोन मास m एट द 20 सेंटीमीटर मार्क। 20 सेंटीमीटर मार्क पे एक अननोन मास भी लटकाया हुआ है, उसको कहा गया है m। चलो अच्छा, यहाँ पे हमने f मान लिया, m नहीं मानना था, क्योंकि m यहाँ पे एक दूसरी चीज़ दी हुई है ना। तो यहाँ पे मान लो 20 सेंटीमीटर का मार्क है और यहाँ पर वज़न कितने का लटकाया हुआ है, m का। समझे ना, पूरा सीन समझ गया कि नहीं? ये आपका पाइवट पॉइंट है, 50 सेंटीमीटर के मार्क पे इस मीटर रूल का वज़न एक्ट कर रहा है, जिसको आपने F कहा है। मास दिया हुआ था 100 ग्राम, तो फोर्स हो जाएगा 100 ग्राम फोर्स, ठीक है। 20 सेंटीमीटर के मार्क पे एक अननोन वज़न लटका हुआ है जिसका मास है m। क्लियर है अच्छे से? अच्छा, अगर इसका मास m है तो वेट कितना हो जाएगा, m ग्राम फोर्स, यही तो हो जाएगा ना। अच्छा, अब देखो ये आपका पाइवट है, इधर से कौन सा डायरेक्शन लगेगा, एंटी क्लॉकवाइज। इधर से कौन सा डायरेक्शन लगेगा, क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्लॉकवाइज मोमेंट के बराबर होगा, तभी तो आपका ये रेस्ट पे रहेगा, हॉरिजॉन्टल पे रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लिखोगे कि एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट is equal to clockwise मोमेंट। क्लियर है? अब देखो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट में मास कितना दिया हुआ है, m दिया हुआ है, या फोर्स मान लो कितना दिया हुआ है, m दिया हुआ है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना दिया है, 40 से लेकर 20 तक मेजर करोगे तो 20 ही आएगा, ये तो समझते हो आप। क्लॉकवाइज मोमेंट में कितना दिया हुआ है, फोर्स 100 दिया हुआ है ग्राम फोर्स में। डिस्टेंस कितना दिया है, 40 से लेकर 50 तक का डिस्टेंस कितना होगा, 10 हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं, पहले ये बताओ। ओके, इसके बाद समझिएगा m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 इंटू में 10 अपॉन में 20, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, 2 1 ज़ा 2, 50 ज़ा 100। तो जो m था इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 50 ग्राम फोर्स। m समझना, m मास नहीं है आपका, m आपका वज़न माना है मैंने। और अगर सिर्फ मास लेते हो तो मास आप लोगे 50 ग्राम ओनली। ओके, ओके बेटा, ये m मैंने माना है क्या बेटा, समझना, ये m मैंने माना है आपका फोर्स। लेकिन अगर इसको आप एज अ मास दिखाओगे तो वो 50 ग्राम ही दिखाओगे, क्योंकि क्वेश्चन में आपके क्वेश्चन में वो मास कह के दिखा रहा है, तो मास हमेशा क्या लिखोगे, 50 ग्राम ही लिखोगे। इस बात का ध्यान रखना। अगर ग्राम फोर्स लगा दोगे तो ये समझ में आएगा कि आप फोर्स दिखा रहे हो या वेट दिखा रहे हो, और ग्राम लगाओगे तो ये समझ में आएगा कि मास दिखा रहे हो, ठीक है। तो मास आपका 50 ग्राम होगा, और अगर यहाँ पे फोर्स लिखोगे तो 50 ग्राम फोर्स हो जाएगा, ठीक है। ये करेक्ट है, क्लियर है अच्छे से? ओके, इसको आप अगर थोड़ा और मॉडिफाई करना चाहो तो इसको F लिख दो, ठीक है, या F2 लिख दो, F ना लिख करके F1 लिख दो। यहाँ पे इसको F1 लिख दो, ज़्यादा बेहतर होगा, क्लियरिटी ज़्यादा रहेगी। अरे देखो बेटा, सीधा सीधा बात यह है कि अगर मास दिया रहेगा, आपसे वेट पूछेगा, तो उसके आगे बस ग्राम फोर्स लगा दोगे मास के आगे। और अगर ग्राम फोर्स में वेट दिया है तो उसमें से F हटा दोगे तो जो ग्राम में आएगा वो आपका मास हो जाएगा। और सिंपल सी इतनी सी बात है, ये आपका F1 आया है, ऐसे समझ लो।
मास कहोगे तो 50 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, सेकंड चीज़ देखो, कह रहा है टू विच साइड दिस रूलर विल शिफ्ट इफ द मास m इज मूव टू द 10 सेंटीमीटर मार्क। ये मास अभी 20 सेंटीमीटर के मार्क पे है, अगर इसको 10 सेंटीमीटर के मार्क पे यानी ये यहाँ पे कुछ जगह शिफ्ट कर दो, ये आपका मान लो 10 सेंटीमीटर का मार्क है, और इस अब F1 को आप अगर यहाँ शिफ्ट कर दो तो कह रहा है ये किस साइड टिल्ट होगा। अब देखो, जैसे ही आपने इधर साइड शिफ्ट किया F1 को, F1 की वैल्यू हमारे पास आ गई है 50 ग्राम फोर्स। ठीक है, 40 सेंटीमीटर से इसका डिस्टेंस निकाल लो 10 सेंटीमीटर का, तो हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। समझ रहे हो ना? तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट उस केस में कितना आ जाएगा? 1500 आ जाएगा। समझ लो। ठीक है, यहाँ पे लिखोगे ऑल्टर्ड, यानी जो बदला हुआ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है, ऑल्टर्ड एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, ऑल्टर्ड एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट विल बी इक्वल टू F1 की वैल्यू कितनी है? 50 ग्राम फोर्स है, और 40 से लेकर 10 तक का हमारा डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, या 40 - 10 ऐसे दिखा दो, हो जाएगा 50 ग्राम फोर्स इंटू में 30 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा 1500 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर। आपका ये आ गया एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। अब देखो, अब एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट 1500 ग्राम सेंटीमीटर हो गया। क्लॉकवाइज मोमेंट यहाँ से कितना होगा? अगर 10 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 हो जाएगा। ऑल्टर्ड एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट 1500 है। क्लॉकवाइज मोमेंट, अब देखो क्लॉकवाइज मोमेंट में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि ये वाला वजन तो एज इट इज़ है ना जहाँ पे था। तो क्लॉकवाइज मोमेंट होगा वो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट से छोटा हो गया। जब एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्लॉकवाइज मोमेंट से बड़ा है तो जाहिर सी बात है आपका जो ये है मीटर रूल, मीटर रूल है ना, यूनिफॉर्म मीटर रूल, वो क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। यानी कैसे शिफ्ट होगा? कुछ ऐसे शिफ्ट हो जाएगा। अभी अगर ऐसे है तो बाद में कैसे शिफ्ट होगा बताओ? ऐसे कुछ करके शिफ्ट हो जाएगा। समझ रहे हो ना? ओके। कह रहा है टू विच साइड, कह रहा है किस साइड शिफ्ट होगा? तो एंटी क्लॉकवाइज शिफ्ट होगा। यहाँ पे क्या लिख दोगे? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, इट विल शिफ्ट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। समझ गए ना? थर्ड चीज़ क्या है? व्हाट इज द रिजल्टेंट मोमेंट नाउ। अब रिजल्टेंट मोमेंट कितना होगा? ऑल्टर्ड एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट 1500 है, क्लॉकवाइज मोमेंट अभी भी 1000 होगा, तो दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा बताओ? दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 500 का। ठीक है ना? तो डिफरेंस कितना आ जाएगा बताओ? ये आपका 1500 है, यहाँ से क्लॉकवाइज मोमेंट निकालोगे 100 को 10 से मल्टीप्लाई करके तो 1000 आएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा? 500 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर। यूनिट लिखना ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ क्या है? हाउ कैन इट बी बैलेंस्ड बाय अनदर मास ऑफ 50 ग्राम। कह रहा है अगर हम एक और मास 50 ग्राम कर दें तो ये कैसे बैलेंस होगा, आपसे ये चीज़ पूछ रहा है। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं? कह रहा है अगर हम एक और बैलेंस कर देते हैं, यानी ले दे कि आपसे डिस्टेंस पूछ रहा है। अब सबको समझो बेटा, मेरी बात समझना अच्छे से। ठीक है, ऑल्टर्ड एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, या सीधा सीधा कहो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट अभी बड़ा है क्लॉकवाइज मोमेंट से, यानी जो भी चीज़ होगी वो हम क्लॉकवाइज मोमेंट में ही ऐड करेंगे, तभी तो दोनों चीज़ें बराबर होंगी। एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट शुरू में क्लॉकवाइज मोमेंट के बराबर था, अब एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट 1500 हो गया है, क्लॉकवाइज मोमेंट 1000 हो गया है, यानी क्लॉकवाइज मोमेंट को 500 से बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो दोनों चीज़ें बैलेंस में आएगी ना। तब आप क्लॉकवाइज मोमेंट को 500 से बढ़ाओगे ना, जब क्लॉकवाइज मोमेंट को 500 से बढ़ाओगे तो जाहिर सी बात है 40 सेंटीमीटर के राइट हैंड साइड में ही आपको कोई ना कोई वज़न या वेट ऐड करना पड़ेगा। वेट आपको दे दिया है 50 ग्राम, मास दिया है, वेट निकाल लोगे 50 ग्राम फोर्स। ठीक है, डिस्टेंस पूछ रहा है, निकाल लेंगे, चलिए समझ गए ना। तो जो डिफरेंस है ना ये 500 ग्राम फोर्स, इसी को मेंटेन करना है, और मेंटेन कितने की हेल्प से करना है? 50 ग्राम फोर्स की हेल्प से। ठीक है, डिस्टेंस लिख लो यहाँ पे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 से 0 गया, 5 1 जा 5 10 जा, तो डिस्टेंस कितना आ गया यहाँ पे बताइए? 10 सेंटीमीटर आ गया। अच्छा 10 सेंटीमीटर कहाँ से लेंगे?
ये जो 40 सेंटीमीटर के मार्क है ना, इसके राइट हैंड साइड में, क्योंकि राइट हैंड साइड में ही आपका क्लॉकवाइज मोमेंट बनेगा। जब इसके राइट हैंड साइड में आप लोगे ना 10 सेंटीमीटर का मार्क, तो ये कितना हो जाएगा बताओ? अगर 40 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर के राइट हैंड साइड में जाओगे तो वो हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा बेटा? 50 सेंटीमीटर। यानी डिस्टेंस भले 10 सेंटीमीटर है, लेकिन 40 सेंटीमीटर के राइट हैंड साइड में है, तो टोटल कितना हो जाएगा? ये जो 50 ग्राम का जो वज़न है, ये कहाँ ऐड किया जाएगा? अब लिखोगे विल बी सस्पेंडेड, इसको लटकाया जाएगा, विल बी सस्पेंडेड एट 50 सेंटीमीटर मार्क। 10 सेंटीमीटर मार्क जो हमने यहाँ पे लिखा है ना, वो 40 सेंटीमीटर के राइट हैंड साइड में है, और 40 सेंटीमीटर के राइट हैंड साइड में क्या आ रहा है? 50 सेंटीमीटर। तो 50 ग्राम का जो फोर्स है उसको हम और लटकाएंगे 50 सेंटीमीटर मार्क पे। यानी अभी 100 था, इस पे 50 और लटकाएंगे, तब जाके जो है आपका ये हॉरिजॉन्टल में आएगा आपका मीटर रूल। क्लियर है अच्छे से? ओके, चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्या लिखा है। लिखा है फिगर शोज अ यूनिफॉर्म बार ऑफ लेंथ L, ठीक है, M इज सपोर्टेड एट इट्स एंड and loaded by a weight W at its middle. In equilibrium find the reactions R1 and R2 at the ends. अब देखो बहुत आसान है। बीच में इसका वज़न ऐड कर रहा है W kgf किलोग्राम फोर्स, और दोनों साइड जो है रिएक्शन ऐड कर रहा है। यानी मान लीजिए 2 वज़न और है, दोनों ऊपर के साइड है। अब जाहिर सी बात है एक नीचे है और दोनों ऊपर है, तभी तो ये आपका बैलेंस में रहेगा ना। तो कह रहा है R1 और R2 निकालना है आपको। निकाल लेंगे, आसान क्वेश्चन है, देखो कैसे होगा सॉल्यूशन। ठीक है, देखो यहाँ पे 2 तरीके के मोशन की बात होगी, ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन। ठीक है, ट्रांसलेशनल ट्रांसलेशनल मोशन में क्या होता है बेटा, जो आपका नेट फोर्स होगा ना वो 0 होगा। अगर इसको बैलेंस में रखना है इक्विलिब्रियम में, तो नेट फोर्स क्या होगा ना, होना चाहिए 0 होना चाहिए। नेट फोर्स कितना होना चाहिए? 0। नेट फोर्स 0 कब होगा? जब R1 R2 ऊपर के साइड है और W नीचे के साइड है। R1 R2 ऊपर के साइड है रिएक्शन फोर्स, और आपका W जो है नीचे के साइड है। W क्या है? इस यूनिफॉर्म बार का जो है, जिसकी लेंथ L दी हुई है, इसका वज़न है। तो R1 ऊपर के साइड है, दोनों उसको जोड़ेंगे, इसमें से W घटा देंगे, तो ये कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। W को उधर ले जाएंगे तो -W से +W हो जाएगा, यानी R1 + R2 कितना आ गया? W के बराबर आ गया। इतनी बातें ट्रांसलेशनल मोशन में होंगी। ठीक है, अब रोटेशनल मोशन जो अभी तक हम करते हुए आ रहे हैं, रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन की अगर बात की जाए तो कोई भी चीज़ एकदम इक्विलिब्रियम या एकदम हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे कब रहेगी? जब उसका नेट टॉर्क क्या होगा? 0 होगा। नेट टॉर्क क्या होगा? 0 हो जाएगा। समझ रहे हो ना? अच्छा, नेट टॉर्क 0 होता कब है? यही चीज़ तो अभी तक करते हुए आ रहे हैं हम, जब क्लॉकवाइज मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट के बराबर होता है, तभी तो होता है ना। अब देखो पूरी लेंथ आपकी कितनी है? इस बार की यूनिफॉर्म बार की L है, तो हाफ लेंथ कितनी हो जाएगी? L/2 हो जाएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक, और यहाँ से लेके यहाँ तक भी लेंथ कितनी हो जाएगी? L/2 हो जाएगी। ठीक है, अब देखो सिंपल सा है, ये ऊपर की साइड है, अब नीचे की साइड नहीं है, ध्यान देना। तो अगर इसको ये ऐसे जाएगा ना, तो ये कौन सा डायरेक्शन है? ये एंटी क्लॉकवाइज है। एक मिनट, नहीं ये आपका क्लॉकवाइज है, ऐसे जाएगा ना, ये आपका क्लॉकवाइज है, और ये अगर ऐसे जाएगा डायरेक्शन, तो ये कौन सा हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आप लिखोगे कि क्लॉकवाइज मोमेंट, क्लॉकवाइज मोमेंट will be equal to anti-clockwise moment। ठीक है, अब देखो क्लॉकवाइज मोमेंट निकालने के लिए क्या करते हैं? पहले हम फोर्स लेते हैं। फोर्स यहाँ पे R1 दिया है, ठीक है, ये क्लॉकवाइज है। इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस पाइवट से या सेंटर से कितना है? L/2 है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट भी ऐसे निकालते हैं, फोर्स निकालते हैं। फोर्स यहाँ पे R2 है, और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस पाइवट से या सेंटर से कितना है? L/2, यहाँ पर भी है। ठीक है, L/2 से L/2 कैंसिल आउट हो गया,
R1 इज इक्वल टू R2 आ गया। समझ रहे हो? अब देखो जो R1 इज इक्वल टू R2 आया है ना, इसको हम एज अ रिलेशन इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। यहाँ पे देखो R1 R2 बराबर हो गया है, तो हम R2 की जगह भी R1 रख दें, ठीक है ना। R1 प्लस R1 इज इक्वल टू W हो जाएगा, तो 2R1 इज इक्वल टू W हो जाएगा। R1 कितना आ गया बताइए, W का हाफ आ गया, 2 को इधर शिफ्ट कर देंगे। समझ रहे हो? R1 कितना आ गया, W का हाफ आ गया। उसी तरीके से अगर यहाँ पे हम फिर से अप्लाई कर देंगे, क्योंकि R1 और R2 तो बराबर है, अगर R1 W/2 आया है तो R2 भी कितना आ जाएगा, W/2 आ जाएगा। ठीक है, यानी जो आपका रिएक्शन फोर्स है ना R1 R2, ये जो है यूनिफॉर्म बार की जो वेट है ना उसका आधा होगा, हाफ। ठीक है, यूनिट लिखना चाहो यूनिट लिख दो kgf। ठीक है, किलोग्राम फोर्स, किलोग्राम फोर्स। क्लियर है अच्छे से? ओके बेटा। स्टूडेंट अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस वीडियो को उन बच्चों तक ज़रूर पहुंचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक यू।